नमस्कार दोस्तों, आवाज आ रही सभी को? एक बार बता दी जल्दी से। अभी एक बार बताइए, आवाज आ रही है, साउंड आ रही है? नया सिस्टम है यार, थोड़ा समय लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आवाज आ रही है सभी को? एक बार बता दी। नया सिस्टम बनाया है, नया सिस्टम सेट किया है, थोड़ा समय तो लगेगा ना, सारी चीज़ में समय लगेगा। सिस्टम नया है लेकिन चीज़ें वही है, सब पुरानी, अंदाज वही है दोस्तों। और बहुत परेशान थे आप भी, मैं भी बहुत परेशान था। बहुत सारी वीडियो प्राइवेट हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। अब सुनो, कोई वीडियो प्राइवेट ना होगी, यहाँ कोई ऑडिट टीम नहीं बैठ सकती, ठीक है? यहाँ ऑडिट हम ही करेंगे। सो आप यहाँ पे ऑडिट करोगे दोस्तों। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे गाइज, ये आपके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ आप इसको फॉलो करो, इससे जुड़ो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मैं नहीं कहूँगा, ठीक है? मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा दोस्तों कि इस चैनल पे अगर आप आए हो दोस्तों, रिजल्ट देना है, ठीक है? मैं दिन रात एक करने को तैयार हूँ, जो आप बोलोगे वो करेंगे, उतना करेंगे जितना आप बोलोगे, ठीक है? बट रिजल्ट चाहिए, ठीक है? रिजल्ट चाहिए। बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से कि ये स्टेप लेना पड़ा। आज दिन के अंदर डिटेल में उन मुद्दों पे चर्चा करूँगा, मैं बताऊँगा आपको कि क्यों ऐसी परिस्थिति आई कि हमें ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन अब टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है दोस्तों जब हमें सारी चीज़ों से बाहर निकल के अपने रिजल्ट पे फोकस करना है। बिकॉज नवंबर हमारा शुरू हो गया है, नवंबर, दिसंबर, और मतलब अब बहुत कम समय हमारे पास है। सो उस कम समय के अंदर में दोस्तों इस बार रिजल्ट हमें निकालना है, और उस रिजल्ट के लिए दोस्तों हमें मेहनत करनी है। देखो, मैं तैयार हूँ और तैयारी के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। देखो, अगर आप तैयार हैं तो मैं कहूँगा आपको मेरे साथ जुड़िए दोस्तों। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपकी इच्छा है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको एक फैमिली, एक इसको परिवार किस तरह समझ के जुड़िएगा, ताकि आप इसके अंदर में एक बेहतर काम कर सकें। मेरे साथ जुड़ के आप बेहतर चीज़ें जो हैं वो आप प्राप्त कर सकें, ठीक है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जो है कर दीजिए, सो दैट सारे के सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ सकें। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नवंबर 2, 2022 यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, स्टेट पीसीएस के लिए हमारा ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम सुबह 8 बजे आपके लिए चलेगा। अच्छा, ये अकेली क्लास नहीं है दोस्तों, आज मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है? इस क्लास से पहले अपन एक क्विज करेंगे, जो आज हम करंट अफेयर पढ़ाएंगे। इसमें भी क्विज रखी है मैंने, ठीक है? पुराना मॉड्यूल ही है, बट नई एक मैं क्विज का अलग से सेशन भी लेके आऊंगा। हमारी ज्योग्राफी की चलेगी एनसीईआरटी, ठीक है? मैं नई एनसीईआरटी लेके आ रहा हूँ हिस्ट्री की, और मैं नई एनसीईआरटी लेके आ रहा हूँ दोस्तों आपका पॉलिटी की। उसके अलावा जो हमारे स्ट्रैटेजी सेशन हैं, ठीक है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो सब चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और आपका दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर एंड से, क्योंकि फिर समय आ जाएगा हमारा, उसके बाद अपना गुरुकुल 4.0 इस बार यही आएगा, ठीक है? सो एक बार जल्दी से यार आप शेयर कर दीजिए, सब लोगों के साथ जुड़ जाइए। प्रणाम यार, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी यही होगी, सब यही होगा, इसीलिए बता रहा हूं, सब यही होगा। इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल पे ऑब्वियसली बात है नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज सीधा मुद्दे की बात हो रही है, ठीक है? सीधा बात करेंगे आधार वोटर आईडी कार्ड लिंकेज। पहला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर का। देखो दोस्तों, करंट अफेयर पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, एक समझने का एक अलग तरीका होता है। मैं आज ना आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि करंट अफेयर में से, इस टॉपिक में से कहां से सवाल आया हुआ है, इसके संदर्भ में यूपीएससी ने कैसा सवाल पूछा हुआ है, प्लस यूपीएससी कहां कहां से सवाल पूछ सकती है, ठीक है? तीसरी बात, यहां पे मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और चौथी बात, इससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपको पढ़ने चाहिए। क्योंकि देखो, हमारी तो एक लिमिटेड क्षमता होगी ना इस टॉपिक को करने की, भाई इतना ही हम कर पाएंगे। लेकिन इस टॉपिक से संबंधित और कौन से मुद्दे हैं जिनको अगर आप करेंगे तो आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट बनेगा, वो भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आधार वोटर आईडी कार्ड लिंकेज की मैं बात कर रहा हूं। आधार वोटर आईडी कार्ड लिंकेज क्या है? तो द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया हुआ टॉपिक है आज, व्हाई अ प्ले इन द सुप्रीम कोर्ट इज चैलेंज्ड द आधार वोटर आईडी कार्ड लिंकेज। मुद्दा क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डली, और इस पिटीशन में कहा गया कि जो रीसेंट स्टेप है, सरकार ने ना दिसंबर 2021 के अंदर में एक कानून पास किया, एक संशोधन पास किया दोस्तों, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाई हम जो वोटिंग कार्ड है, जो आपके वोटर आईडी कार्ड है, उनको हम आधार कार्ड से लिंक करेंगे।
अब आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड जो है वो यूआईडीआई बनाती है दोस्तों, आपको पता है, और वोटिंग कार्ड जो है दोस्तों उसमें इलेक्शन कमीशन। वोटिंग कार्ड से आप वोट कास्ट करते हो, जबकि आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी की एक पहचान पत्र है, ठीक है, आपका एक पहचान पत्र है, आपका रेजिडेंस प्रूफ माना जाता है क्या दोस्तों, आधार। जबकि वोटिंग जो है कार्ड है वो आप वोट डालने के लिए उस कार्ड का इस्तेमाल करते हो। वोट करना जो आपका एक बेसिक एक लीगल राइट है दोस्तों, संविधान के अंदर में ये बहुत ही सैक्रोसनेट राइट होता है जिसको कोई छीन नहीं सकता, और इस राइट की एटमोस्ट प्रोटेक्शन की जाती है। सभी लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन फाइल की गई है कि सरकार ने जो दिसंबर 2021 के अंदर में जो प्रावधान लेके आया कि उन्होंने कहा कि हम आधार कार्ड को और जो आपका वोटर आईडी कार्ड है इनको हम लिंक करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर पहुंच गया बंदा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि देखो दो अलग अलग चीज है, इलेक्शन कमीशन हमने बनाया है ताकि हम चाहते थे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, लेकिन वोटिंग का ये जो आधार कार्ड है ये डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम है, सरकार का काम है। तो कल को आप वोटिंग इलेक्शन का काम एक ऐसी एजेंसी के साथ आप कनेक्ट करा रहे हो दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आती ही नहीं, क्योंकि आधार कार्ड तो सरकार कर रही है, तो कह रही है वो सरकार के अंडर में आ रहा है। तो इनका डर है कि कल को वो इलेक्शन कमीशन को पता भी नहीं चलेगा और सरकार बहुत सारे वोटर्स को लिस्ट से काट देगी, ठीक है। एनफ्रेंचाइजिंग हो जाएगा, इससे लोगों का वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाएगा, लोगों का एनरोलमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। जो आपके आईडी कार्ड है, ठीक है, आपका जो आपका वोटर आईडी है उसके साथ जब आपका आधार कनेक्ट हो रहा है तो डेटा लीकेज का चांसेस है। तो अगेन केस पुट्टा स्वामी केसेस जिसमें राइट टू प्राइवेसी है उसके अगेंस्ट में जा रहा है। पुट्टा स्वामी जी जो हैं उन्होंने एक जजमेंट और दी थी, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओआरएस, उनमें भी उन्होंने कहा था कि आधार को आप केवल और केवल उन चीज़ों में कंपलसरी और मैंडेटरी बना सकते हो जिसमें कोई सब्सिडी लेनी हो। मुझे कोई सब्सिडी चाहिए तो सरकार उस सब्सिडी वाली स्कीम में आधार कार्ड को मैंडेटरी बना सकती है, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनमें नहीं बना सकती। जैसे जो आपका वोटिंग है तो बहुत बेसिक राइट है। तो इसको लेके मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि इससे यार खतरा है देश के एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की जो ऑटोनॉमी है उसको खतरा, इलेक्शन कमीशन की, और साथ ही साथ में वोटिंग जैसे राइट जो बहुत ही ज़रूरी होता है उसको भी यहाँ पर क्या है, खतरा है। तो इन चीज़ों को ठीक करना जो है चाहिए, और मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की सुनवाई कर रहा है, ठीक है। सरकार ने कदम क्यों उठाया जानते हैं दोस्तों, सरकार क्यों चाहती है, सरकार क्यों ऐसा चाहती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। सरकार इसीलिए ऐसा करने का जो है सोच रही है क्योंकि देखो मल्टीपल एनरोलमेंट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, मल्टीपल एनरोलमेंट। कई बार क्या होता है, एक माइग्रेंट होता है, लेबर होता है, जहाँ से होता है, बिहार से होता है, एमपी से होता है, वहाँ की वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होता है और वो दूसरी जगह चला जाता है तो वहाँ की वोटिंग लिस्ट में भी। तो एक वोटर का मल्टीपल जगह पे क्या होता है, एनरोलमेंट आता है। कई बार क्या होता है, फेक आईडी कार्ड बन जाते हैं, फेक वोटिंग कार्ड बन जाते हैं, ठीक है। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, एक ही निर्वाचन क्षेत्र के अंदर एक आदमी ने 3 बार एनरोलमेंट करा रखा है। तो ये सब चीज़ों को वीड आउट करने के लिए सरकार ने सोचा एक काम करते हैं हम कि आधार कार्ड को वोटिंग कार्ड से क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई आदमी ऐसा डुप्लीकेशन होगा, ठीक है, मल्टीपल एनरोलमेंट होगा या एक एरिया के अंदर में जो है मल्टीपल टाइम एनरोल कर रहा है, तो उस केस में हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये बंदा जो है ये बार बार इसका एनरोलमेंट हो रहा है। तो सरकार इसीलिए इसको उठा रही है, इसीलिए इस कदम को उठा रही है। लेकिन इसमें कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे प्रावधान हैं दोस्तों जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, मोटा मोटा जो मुद्दा मैंने आपको बताया वो ये है कि आधार कार्ड को वोटिंग कार्ड से कनेक्ट किया जा रहा है और इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट बताएगा भाई क्या है और क्या नहीं है। तो अभी उन्होंने सेंटर को समन किया है, बुलाया कि ठीक है भाई ऐसी ऐसी मेरे पास याचिका आई है, आओ और जवाब दो, इसके अंदर में कुछ बताओ। ये मुद्दा है। आधार कार्ड क्या होता है आपको पता है, वोटिंग कार्ड क्या होता है वो भी आपको पता है। इलेक्शन कमीशन ने सरकार का जो रूल नोटिफाई हुआ था उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ड्राइव स्टार्ट भी कर दिया। आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी कि भाई आधार कार्ड को वोटिंग कार्ड से लिंक किया जा रहा है। आपने एफएम पे भी सुना होगा, आपके घर के अंदर वो आंगनवाड़ी के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आशा वर्कर्स हैं वो भी आई होंगी कि भाई लाओ आपका आधार कार्ड लिंक करवा देते हैं आपके वोटिंग कार्ड से। तो ये जो प्रोसेस है ये चल रही है, लेकिन कुछ लोगों का, ऑपोजिशन का मानना है, जो ओवैसी साहब है वो कहना है कि ये तो लोगों को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, लोगों की जो वोटिंग है, लोगों का जो वोट है उनको काट देंगे, माइनॉरिटी के वोट काट देंगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें जो है इसके ऊपर उठ रही हैं। कोई कह रहा है राइट टू प्राइवेसी को खतरा है,
ठीक है, कोई कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो सारे मुद्दे के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन एंड द जुडिशरीज। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा है, अक्टूबर 31 को एक नोटिस इशू किया है केंद्र सरकार को ऑन प्ली चैलेंजिंग द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू लिंक द आधार डेटाबेस विद द वोटर आईडी कार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 31 अक्टूबर को आधार डेटाबेस को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने के चुनाव आयोग की सख्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को आमंत्रित किया है कि आओ भाई बताओ क्या चल रहा है मामला, क्या नहीं चल रहा। क्योंकि ये जो पूरी चीज है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, इसमें जवाब चाहिए, तो उसने केंद्र सरकार कहा है। तो 31 अक्टूबर यानी कि अभी जो गई है, ठीक है, उसको ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो है वो जारी किया है, नोटिस इशू किया है। दिसंबर 2000, अब ये जो नोटिस इशू है थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, ठीक है, कि पीछे क्या हुआ था। दिसंबर 2021 में दोस्तों केंद्र सरकार ने ना इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया था। इस बिल के माध्यम से उन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 को क्या किया था दोस्तों, संशोधित किया था, अमेंड किया था। उसके माध्यम से कई सारे नए प्रोविजन जोड़े गए थे, ठीक है। इसके अंदर एक सेक्शन 26 जोड़ा गया था, तो उस सेक्शन 26 के अंदर में एक फॉर्म था 6B फॉर्म, तो कई सारे प्रावधान इसमें जोड़े थे। लेकिन इसका मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊं कि इसका उद्देश्य क्या था, ये हमने जो दिसंबर 2021 में सरकार ने जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल पास किया था, इसका मोटा मोटा उद्देश्य क्या था, सरकार ये चाहती थी कि आधार कार्ड को और वोटिंग कार्ड को क्या कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए, ठीक है। द पिटिशन आर्ग्यूड दैट लिंकेज पोजेस अ मेजर थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एज द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इज मेड डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ आधार, अ प्रोसेस इट इज नॉट कंट्रोल ओवर। क्या कह रहा है कि कुछ लोग, जो पिटिशन जिसने डाली याचिका जो करता है, उसने कहा है कि इससे एक बड़ा खतरा है। खतरा क्या है दोस्तों, इससे इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को खतरा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है दोस्तों उसके साथ आधार कार्ड जो है आपके वोटिंग कार्ड के साथ जुड़ रहा है। आधार जिस पे इलेक्शन कमीशन का कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसके माध्यम से वोटिंग आगे अगर होंगी तो इससे इलेक्शन कमीशन की जो ऑटोनॉमी है, ठीक है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उसको कहीं ना कहीं यहां पे खतरा है। ये बात यहां बोली गई है। दूसरा ये भी कहा है दोस्तों कि इससे जो है लोगों की जो एबिलिटी है, लोगों का, मैंने बताया वोट करना एक लीगल राइट होता है, संवैधानिक राइट, सवाल भी आया हुआ है। वोटिंग जो होता है इट्स अ लीगल राइट, ये आपका लीगल अधिकार होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट एंड कुड कंप्रोमाइज द सीक्रेसी ऑफ देयर वोट। अब आप कह रहे हैं कि जब वोट आप डालोगे, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड उससे कनेक्ट रहेगा, आपके बायोमेट्रिक्स उससे कनेक्ट रहेंगे, तो एक तो डेटा लीकेज का खतरा है, पहली बात। दूसरा कह रहा है सरकार को पता चल जाएगा, हो सकता है कि आपने वोट कहां पे डाली है, किसको डाली है। ये कह रहे हैं कि इससे जो आपकी सीक्रेसी ऑफ द वोटिंग होती है, आप तो भाई जाते हो, ठीक है, और या तो आप बैलेट पेपर से वोट कास्ट करते हो, या आप जो आपकी वो मशीन होती है ना, ईवीएम, तो उसके ऊपर बटन दबाते हो, कोई देखता थोड़ी ना आपको। लेकिन कह रहा है इस लिंकेज के बाद में जो आपकी वोट की सीक्रेसी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है, खत्म हो जाएगी। उसने ये भी बोला कि इसके अंदर जो फॉर्म 6B है, अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे। सरकार ने कहा है कि भैया जिनके पास आधार कार्ड नहीं है ना, चिंता मत करो, हम उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक फॉर्म 6B भरना है उनको, और फॉर्म 6B के अंदर में उनको ये बताना है कि भाई वो आधार कार्ड जो है वो क्यों नहीं सबमिट कर सकते, और उसकी जगह वो कौन सा और दूसरा आइडेंटिटी कार्ड जो है ना वो दिखाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, राशन कार्ड दिखा सकते हैं, ठीक है, वो सारे कार्ड जो है यहाँ पे दिखाए जा सकते हैं। लेकिन वो कार्ड तभी मान्य होंगे जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है। आपके पास आधार कार्ड है, और अगर आप इस डर से कि आपकी प्राइवेसी को खतरा हो जाएगा या कुछ और, आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हो, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। आप फॉर्म 6B भर के कोई दूसरी आईडी दे सकते हैं, लेकिन केवल और केवल तब जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड ही वहां पे जो है आईडी के रूप में देना पड़ेगा। द पिटिशनर पॉइंटेड टू द फॉर्म 6B विच वाज एडेड व्हेन द गवर्नमेंट नोटिफाइड चेंज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल 1916 जून 2022। याचिकाकर्ता ने फॉर्म 6B की ओर भी इशारा किया है, जिसे सरकार द्वारा जून 2022 में मतदान पंजीकरण नियम 1960 में बदलाव को अधिसूचित करने के साथ में दिया गया था। द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, अब मैं बात करता हूं जो दिसंबर 2021 में जो बदलाव हुए थे वो क्या बदलाव थे। तो जो बदलाव हुए थे दोस्तों, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसके माध्यम से सेक्शन नंबर 23(4) ऐड किया गया था। सेक्शन नंबर 23(4) जो है वो ऐड किया गया था दोस्तों। किस पे ऐड किया गया था, आपका पीपल एक्ट 1950 के अंदर में।
इट सेड दैट एन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस मे रिक्वायर अ पर्सन टू फर्निश देयर आधार नंबर for the purpose of establishing the identity of a person or for authentication of entries in the electoral roll and identity registration of the name the same person in the electoral roll of more than one constituencies or more than once in the same constituencies। ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि इसके अंदर में हमने एक प्रावधान, ये जो हमने ऐड किया था, ये हमने क्यों ऐड किया था? ये कह रहा है हमने जो ऐड किया था, ये जो प्रावधान ऐड हुआ है, जो सेक्शन नंबर 23(4) ऐड हुआ है, इसको ऐड करने के पीछे पर्पस क्या था? तो इसमें कहा गया है कि सरकार ये चाहती है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो आपसे मांग सकता है आधार नंबर। उसका पर्पस क्या है? ताकि आपकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया जाए। जो वोट डालने आ रहा है, जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम है, आप जब वोट कास्ट करते हो तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रह रहे हो, ठीक है, आपका जहाँ रेजिडेंस है, उसका एक इलेक्टोरल रोल बनता है। उस इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होता है, फिर आप जाके वहाँ पर वोट कास्ट करते हो। अब ये कह रहा है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो आपका आधार कार्ड मांग सकता है ये चेक करने के लिए कि आप वही है ना जिसका नाम है इलेक्टोरल रोल के अंदर में। दूसरा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि क्या आपका इलेक्टोरल में कहीं और तो नाम नहीं दर्ज है, या इसी कंस्टिट्यूएंसी में आपने 2-3 बार नाम दर्ज करवा रखा हो। अब उसको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आपका आधार नंबर डलेगा तो पूरा इलेक्टोरल रोल का डेटा आ जाएगा। अगर आपने कहीं और रजिस्टर किया होगा तो रेड फ्लैग कर देगा कि हाँ भाई इसका तो वहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, इसका तो इसी कंस्टिट्यूएंसी में 3 जगह और 3 बार रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में जो डुप्लीकेशन हो रहा है, जो मल्टीपल वोट डल रही है, फेक वोट डल रही है, वो क्या हो जाएंगी दोस्तों? कम हो जाएंगी, उसकी पहचान हो जाएगी। ये इसका क्या है दोस्तों? अल्टीमेट पर्पस है किसके द्वारा? आपका इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के द्वारा। इज इट मैंडेटरी? सर क्या ये चीज़ मैंडेटरी है? आपको क्या लगती है, क्या ये चीज़ मैंडेटरी है या नहीं है? मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें मैंने बोला था केएस पुट्टास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओआरएस, उसके अंदर में ये आपकी जजमेंट आई थी। तो उसमें साफ साफ बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे मामले जिसमें आप सब्सिडी ले रहे हो, मुझे कोई ऐसी स्कीम है जिसमें सब्सिडी लेनी है, ठीक है, और सब्सिडी का पैसा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जा रहा है, भारत के राजस्व से, तो ऐसे में जो मैं स्कीम की फ़ायदा लेना चाहता हूँ सब्सिडी, उसके लिए आधार कार्ड कंपलसरी कर सकती है गवर्नमेंट, सरकार कर सकती है। लेकिन बाकी जो बेसिक राइट है, लीगल राइट है, ठीक है, जैसे वोट डालना, उसके अंदर नहीं कर सकती। और ये तो वैसा ही राइट है ना, ये तो वोटिंग वाला है। तो फिर ये क्यों किया है सरकार ने? क्या ये मैंडेटरी है? तो सरकार ने बात साफ की है कि नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है तो वो कोई दूसरी आइडेंटिटी का प्रूफ दे सकता है, लेकिन तभी दे सकता है जब आधार कार्ड नहीं है। अगर उसके पास आधार कार्ड है तो उसको आधार कार्ड ही देना पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड नहीं है तो फॉर्म 6 भी भरो और जो आईडी देनी है उसको वो दो, ठीक है, लेकिन वो तभी जब उसके पास आधार कार्ड नहीं है। द अपडेटेड एक्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट नो इंडिविजुअल विल बी डिनाइड इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल। ये बात ये बोली गई है अपडेटेड एक्ट के अंदर में कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को हम इलेक्टोरल रोल के अंदर, मतलब जो चुनाव सूची हम बनाएंगे, हम उसमें उसको मना नहीं कर रहे कि आपका नाम नहीं होगा। नोर हैव देयर नेम बी डिलीटेड फ्रॉम द रोल, और ना ही ऐसा होगा कि जो अपोजिशन कह रही है कि बहुत सारे लोगों का नाम इलेक्शन सूची में से काट दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला, ठीक है। आर अनेबल टू फर्निश देयर आधार नंबर ड्यू टू द सफिशिएंट कॉज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड जो है बड़ा खतरनाक लिख दिया इन्होंने। कह रहा कि किसी भी व्यक्ति का ना तो हम उसको इलेक्शन में भाग लेने से रोकेंगे, ना ही हम उसका इलेक्टोरल रोल में से नाम काटेंगे, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो, लेकिन उसको सफिशिएंट कारण बताना पड़ेगा, कॉज। अब ये सफिशिएंट कॉज क्या है भैया, ये कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं है। क्या होंगे सफिशिएंट कॉज, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एज मे बी प्रिस्क्राइब सच इंडिविजुअल मे बी अलाउड टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट। अगर सफिशिएंट कॉज है, ठीक है, इलेक्टोरल ऑफिसर सेटिस्फाई हो रहा है फॉर्म 6 भी भरवा के, तो आप फिर कोई दूसरा आईडी कार्ड जो है दे सकते हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप? मैं एक बात बोल रहा हूँ, सरकार इलेक्शन का जो वोटिंग कार्ड है आपका और आधार कार्ड को क्या करा रही है दोस्तों, लिंक करा रही है, ठीक है। इससे यार पिटीशन उठी है, कोई कह रहा है कि इससे राइट टू प्राइवेसी को खतरा है, कोई कह रहा है कि इससे इलेक्टोरल रोल से नाम काट दिया जाएगा, ठीक है, कोई कह रहा है कि जो हमारा राइट टू वोट है वो नहीं हो पाएगा, कोई कह रहा है कि जो हमारा वोट का सीक्रेसी है वो खत्म हो जाएगा। सारे मुद्दे गए हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब मैं बताया कि ये वास्तव में हुआ क्या, तो सरकार ने दिसंबर 2021 के अंदर में ये रूल में बदलाव किया।
तो उन्होंने एक नया प्रोविज़न जोड़ा, नया सेक्शन जोड़ा, उनमें उन्होंने कहा कि यार हम जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर होगा, आपका इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, वो आपका आधार कार्ड मांगेगा और आपके वोटिंग कार्ड से लिंक करेगा। उसका पर्पज़ ये है कि एक व्यक्ति का जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में नाम होता है, मैंने उदाहरण भी दिया, आप बिहार से हैं, बिहार में भी नाम चल रहा है आपका, वहाँ पे भी वोट इलेक्टोरल रोल में नाम है, और अब आप दिल्ली आ गए, दिल्ली में भी आपने वो इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आ गया। तो ऐसे जो मल्टीपल इलेक्टोरल रोल में नाम आते हैं, उसको हटाने के लिए सरकार कह रही है हम ये कर रहे हैं। तो क्या ये मैंडेटरी है, देना पड़ेगा? सरकार कह रही ना, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप वोट डालोगे, आपका इलेक्टोरल रोल में नाम भी रहेगा, ठीक है, साथ ही साथ में आपका हम सूची में से नाम भी नहीं काटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बशर्ते आपको एक फॉर्म 6B भर के एक दूसरी आईडी देनी पड़ेगी। अब ये कह रहा है जो फॉर्म 6B है वो मैंने आपको बता दिया क्या है, फॉर्म 6 की बी के बारे में भी कुछ गड़बड़ है, वो भी मैं आगे बताऊंगा फॉर्म 6B क्या है। लेकिन साथ साथ में एक वर्ड ऐड कर दिया सफिशिएंट कॉज, कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है और आप आधार कार्ड नहीं दे पा रहे हैं तो आप दूसरी आईडी दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप आधार कार्ड आपके, और ये सफिशिएंट कॉज क्या है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न है तो फिर बात बनेगी नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर देना ही पड़ेगा, आपको लिंक कराना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म 6B क्या है दोस्तों? फॉर्म 6 और 6B जो है ना, दे आर ऑप्शन ऑफ शोइंग अनदर आइडेंटिटी प्रूफ इज ओनली अवेलेबल टू द वोटर इफ दे डोंट हैव द आधार कार्ड। फॉर्म 6 और फॉर्म 6B एक पहचान प्रमाण दिखाने का एक विकल्प है जो मतदाता के पास केवल तभी उपलब्ध होगा जब उसके पास आधार संख्या नहीं होती, जब उसके पास आधार नंबर नहीं है। An option of being unwillingly to furnish an आधार नंबर if alternatives are available is not permitted। कह रहा है कि मान के चलो आपका मन ना कर रहा हो कि भाई नहीं देता आधार कार्ड, बताओ क्या करोगे? मैं तो आधार कार्ड देता, मैं तो वोटिंग कार्ड दूंगा अपना, मैं तो पैन कार्ड दूंगा, तो इतनी दादागिरी नहीं चलेगी आपकी, ठीक है, फिर आपको देना ही पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द लिंकिंग, सर कह रहा है कि अब इससे होगा क्या? चलो इतना विवाद हो रहा है तो सरकार यार क्यों ऐसे काम करती है जिससे विवाद होता है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस बता देते हैं, इसका महत्व क्या है दोस्तों। देखो, द लिंकिंग वुड हेल्प इन इलेक्शन कमीशन, कह रहा है ये इलेक्शन कमीशन की मदद करेगा, किसमें? देखो इलेक्शन कमीशन को लगातार क्या करना पड़ता है दोस्तों, उनको इलेक्टोरल रोल जो होता है ना, जो वोटर बेस होता है, वोट बेस कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, कितने लोग 18 साल से ऊपर हो गए जो वोट कास्ट करेंगे, ऐसा डेटा इलेक्शन कमीशन को लगातार मेंटेन करना होता है, हर बार, मतलब करना ही पड़ता है, ये रेगुलर बेस पे इलेक्शन कमीशन इसको क्या करता है, मेंटेन और अपडेट करता रहता है। अब इसमें कई बार क्या हो जाती है दोस्तों, डुप्लीकेसी आ जाती है, एक आदमी का कई जगह नाम है, ठीक है, ऐसा ना हो, उसके लिए सरकार कह रही है हम उसके लिए एक्सरसाइज करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का काम आसान हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि लगभग भारत के पास में कह रहे हैं कि 99% लोगों के पास में आज आधार कार्ड है, तो ये फिर एक यूनिवर्सल आईडी बन जाएगी हमारी, ठीक है, कि इंडिया में आपको बाकी आईडी जो है दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप आधार कार्ड दिखाओ चलेगा सब, बाकी हो सकता है जैसे अभी वोटिंग कार्ड को कनेक्ट कर रहे हैं उसके बाद लाइसेंस को भी कर दे, सबको इससे कर दे, तो कह रहा फिर आधार कार्ड आपकी यूनिवर्सल आईडी हो जाएगा, ठीक है। इट विल वीड आउट डुप्लीकेशन ऑफ वोटर सच एज माइग्रेंट वर्कर हु मे हैव बीन रजिस्टर्ड मोर देन वंस, जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो एक से ज़्यादा बार रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, कि अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो डिफरेंट इलेक्टोरल रोल बनता है, चुनाव सूची बनती है, उसमें नाम आता है। ये मतदाताओं के दोहराव को समाप्त कर देगा, जैसे कि प्रवासी श्रमिक जो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में एक से अधिक बार पंजीकृत हो सकते हैं या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में कई बार पंजीकृत हो जाते हैं। एक चुनावी सभा है, चुनावी क्षेत्र है, एक ही आदमी कई बार रजिस्टर हो रहा है, वो पहले इधर रहता था, फिर दूसरे गांव में रहने लग गया, फिर तीसरे में रहने लग गया, हर जगह से इलेक्टोरल रोल में उसका नाम चला गया। अब एक आदमी के 6 जगह नाम है, 6 जगह वोट डाल लेगा वो जाके एक ही चुनावी उसमें। आपका एक आदमी का कितना वोट है, उसका एक आदमी का 6 वोट, कह रहा मैं तो 6 जगह वोट डालूंगा जाके, तो ऐसे जो है गड़बड़ हो जाती। तो इस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए, इस डुप्लीकेसी से निजात पाने के लिए ही दोस्तों ये किया गया था। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? बात समझ पा रहे हो मेरी? तो सिग्निफिकेंस क्या है लिंकिंग का? पहला तो चुनावी आयोग के लिए थोड़ा आसान हो गया भाई, चुनाव आयोग के लिए आसान ये हो गया कि अब चुनाव आयोग को ना रेगुलर बेस पे जो डेटा मेंटेन करना है उसको थोड़ी आसानी हो गई है, पहली बात। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, जो डुप्लीकेशन हो रहा है माइग्रेंट वर्कर का, कि वो एक से ज़्यादा जगह पे आपके रजिस्टर्ड है या एक ही चुनावी क्षेत्र में कई बार उसका पंजीकरण हो जाता है, उनका अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। सिंस आधार अलाउज फॉर बायोमेट्रिक देखो आधार से क्या होता है ना, आदमी की अच्छे से पहचान हो सकती है, इसमें आइरिस, फिंगरप्रिंट वगैरह है, तो कह रहा है कि ये पहचान करने का सबसे ऑथेंटिक तरीका है, सस्ता तरीका है, क्योंकि ऑलरेडी पूरे भारत के अंदर में सिस्टम रोल आउट हो चुका है,
लेकिन जब हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे ना तो हम ये भी कह सकते हैं कि खुद जो UIDAI है उसने खुद बताया है कि जो आधार कार्ड के अंदर में जो बायोमेट्रिक्स और जो आपके जो डेटास हैं आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट्स हैं उनके अंदर एरर है, ठीक है, वो एरर मार्जिन है 10 से 15% का एरर मार्जिन है। तो फिर उसका क्या करेंगे? आप यहाँ कह तो रहे हो कि आधार जो है वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराता है, इसलिए आधार से ऑथेंटिफिकेशन और जो वेरिफिकेशन कराना है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, क्विकर है और कॉस्ट इफेक्टिव है। बट जिसका डेटा गलत है उसका क्या? अगर 10% लोगों का भी अगर ये डेटा गलत है तो फिर बात खराब होगी ना, पूरा मामला खराब हो गया। तो ये भी यहाँ पर दोस्तों एक विवाद है। अब बात करते हैं दोस्तों इशू एसोसिएटेड विद द लिंकेज। इस लिंकेज से जुड़े हुए और मुद्दे क्या हैं? देखो, ऑपोजिशन लीडर जो है ना, दे आर आर्ग्यूड दैट लिंकेज वोटर आईडी विद द आधार दिस वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी डिफाइंड इन द पुट्टास्वामी केस। जो केएस पुट्टास्वामी केस है उसके अंदर में राइट टू प्राइवेसी की बात हुई थी। तो यहां पर यह कहा गया है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसके अगेंस्ट है, जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है ये उसके क्या जा रहा है? अगेंस्ट जा रहा है। तो केएस पुट्टास्वामी केस के अगेंस्ट है। दूसरा कहा जा रहा है कि लिंकिंग अगर हम करेंगे दो डेटाबेस का, इलेक्टोरल रोल का और आधार का, तो इससे क्या होगा? जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, वोटर आईडी इंफॉर्मेशन है, वो लीक हो सकती है, वायलेट हो सकती है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा और सरकार जो है इसके माध्यम से आप पे सर्वेलेंस कर सकती है, ठीक है, सरकार आप पे जांच कर सकती है, सरकार आप पे नजर रख सकती है, ये भी बात यहां कही गई है। इसके बाद कहा गया है कि एक और जजमेंट है जिसमें केएस पुट्टास्वामी ने ही जजमेंट दी थी, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS। उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड जो है वो कहाँ वैलिड है, क्या आप किसी भी स्कीम के अंदर आधार कार्ड को कंपलसरी कर सकते हो? तो ये चीज़ निकल के आई थी कि जिसके अंदर में आपको सब्सिडी का बेनिफिट लेना है तो वहाँ पर आप कर सकते हो। बाकी जब राइट टू वोट की बात होती है तो ये बहुत बेसिक राइट है, ठीक है, ये बहुत बेसिक और इंट्रिंसिक राइट है, इसके अंदर में आप ऐसा नहीं कर सकते और करने की ज़रूरत भी नहीं है। द लिंकेज पोज अ मेजर थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। मैंने बताया ये भी मुद्दा उठ रहा है कि इससे यार चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है उसके लिए भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, बड़ा खतरा है। न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ और अन्य में निर्णय में जो आधार कार्ड की वैधता से जो है उसका निपटान होता है, उसमें तर्क दिया गया था कि आधार कार्ड को केवल आप तभी अनिवार्य बना सकते हो जब सब्सिडी का कुछ लाभ मांगा जाता हो। आप सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हो, सरकार कह सकती है कि भाई जाओ पहले आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन लेके आओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिलेटेड सर्च। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक आपको समझ में आया, पूरा का पूरा हमने डिटेल में एनालाइज किया कि कंसर्न क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इसके बारे में, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अभी फाइनल जजमेंट नहीं आई है, जब जजमेंट आएगी तब हम आपको बताएंगे क्या सुप्रीम कोर्ट इसको होल्ड पे डालता है नहीं डालता। आपको पता है एक और सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया था, मेरे को नाम ध्यान नहीं, शायद तेलंगाना ने किया था, पता नहीं आंध्र प्रदेश ने किया था, ऐसा ही काम किया था। 2015 की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें फिर बहुत सारे जो आधार, जिनके पास आधार कार्ड था ना, तो उनका क्या हुआ कि डेटा गलत था, जिसकी वजह से इलेक्टोरल रोल में से नाम कट गया उनका, बहुत सारे लोगों, 30-35 लाख लोगों का नाम कटा। तो इस चक्कर में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसेस को होल्ड पे डाला, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला करता है वो हम देखेंगे। अब मैं दोस्तों आपसे बात करता हूँ कुछ रिलेटेड सर्च के टॉपिक्स की जिस पे आपको करनी है। आप देखो यार, एक बात मैं बता देता हूँ, अब सिर्फ मैं मेहनत नहीं करूँगा, आप भी मेहनत करोगे। मुझे चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट चाहिए इसीलिए काम कर रहे हैं हम, ठीक है। कल से आपको पूरा टाइम टेबल मिलेगा, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में दिन में पूरी क्लास होगी, जो टाइम आपको बताऊंगा उसी पे। बट मुझे आप लोगों से रिजल्ट चाहिए भाई अब, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आप मेरे से और क्या उम्मीद कर सकते हो? बस अब मेरी छोटी सी उम्मीद है आपसे, क्या वो है आपका रिजल्ट। रिजल्ट आप मुझे ला के दोगे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS केस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको पढ़ना है दोस्तों आपको। राइट टू प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल 21 का क्या संबंध है दोस्तों आपका? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, उसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी का जो है वो राइट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। रिलेटेड सर्च है, आपको खुद से पढ़ना है। इशू ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, ये डेट लिख दिया, सॉरी, ये डेटा प्रोटेक्शन है। देखो भारत के अंदर में हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल भी तो लेके आए थे ना, लेके आए थे 2019 में डेटा प्रोटेक्शन बिल, लेकिन अभी उस बिल को वापस ले लिया गया। 2022 में डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया गया क्योंकि 2019 से वो पेंडिंग था, पास हो नहीं रहा था। अब सरकार बोल रही है 2019 में लाए थे हम, 2022 आ गया, तो अब तो समय के साथ ज़रूरतें बदल गई हमारी, अब नया बिल लेके आएंगे। तो जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको क्या कर लिया है दोस्तों, बाहर कर लिया है सरकार ने, ठीक है।
तो ये तीनों चीज़ें हैं, रिलेटेड सर्च के टॉपिक्स हैं, इनको हम देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों, प्रीलिम्स में देखो आपसे क्या सवाल पूछ सकता है। ये जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल था हमारा 2021, जिसके माध्यम से जो सेक्शन ऐड किया गया था 24 भी, उसके बारे में 23(4) सेक्शन 23 के अंदर में 4 क्लोज ऐड किया था, उसमें पूछा सकता है इसका पर्पज़ क्या था, ये जो किया था सरकार ने, इसका उद्देश्य क्या था, आधार कार्ड का और इसका लिंकेज, ये सवाल पूछा सकता है। इससे क्या क्या मुद्दे अराइज हो रहे हैं, क्या उठ रहा है, क्या बातें उठ रही हैं, सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। क्या आधार कार्ड मैंडेटरी है सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए, या आपको सरकारी स्कीमों का लाभ लेना है तो क्या सारी सरकारी स्कीमों के लाभ के लिए आधार कार्ड जरूरी है, पूछा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन और उसकी इंडिपेंडेंस, ठीक है, चुनाव आयोग और उसकी स्वतंत्रता के बारे में सवाल पूछा सकता है। तो ये सारे मुद्दे हैं दोस्तों विच कैन बी आस्क्ड टू यू इन द प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी में है दोस्तों। चुनाव कानून संशोधन विधेयक, इसके उद्देश्य, महत्व, ये इससे क्या क्या मुद्दे उठते हैं, क्या सभी सरकारी लाभों के लिए आधार अनिवार्य है, चुनाव आयोग और उसकी स्वतंत्रता, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 2018 में एक सवाल आया था यूपीएससी का, मैं क्या कह रहा हूं, कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या और पढ़ना है, साथ ही साथ में प्यारे बच्चों क्या सवाल पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, सब चीज बता रहा हूं मैं आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है 2018 के अंदर, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, ये पूछा गया सवाल है 2018 में। कह रहा है कि आधार कार्ड को आप एक प्रूफ ऑफ सिटीजन और डोमिसाइल के रूप में यूज कर सकते हो। वंस इश्यूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। कह रहा है एक बार तुम्हारा आधार कार्ड बन गया तो वो परमानेंट है, फिर उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, जो इशूइंग अथॉरिटी है वो भी उसको कैंसिल नहीं कर सकती। बच्चों थोड़ा बताओ, सुनो भाई, एनसीईआरटी की क्लास देखो, मैं इसीलिए एनसीईआरटी बंद कर दी थी वहाँ पे, ठीक है। एनसीईआरटी बंद करने का कारण यही था क्योंकि कुछ पता था नहीं, वीडियो प्राइवेट हो रही थी, क्या फ़ायदा था पढ़ा के जब वीडियो प्राइवेट हो रही थी। तो अब एनसीईआरटी यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है, यहाँ एनसीईआरटी होगी अपनी, एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्योग्राफी की भी कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटी की भी कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ इसकी भी, हिस्ट्री की भी, और एक बोनस भी आपके लिए कि इकोनॉमिक्स की भी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब जो समय मिलेगा सब हम पढ़ाएंगे, आप एकदम चिंता मत करो, बस कमर कस लो भाई, रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अगर सच्ची में तुम यार देखो सुबह का टाइम है, ठीक है, अपने माँ बाप के सपनों की या अपने सपनों की थोड़ी सी भी कदर करते हो तो यार कमर कस लो, ठीक है, कमर कस लो, मैं खड़ा हूँ यार तुम्हारे साथ में, ठीक है। जितनी मेहनत बनेगी, जितना बनेगा सब करूँगा, लेकिन हाँ रिजल्ट चाहिए भाई, इस बार पढ़ के दिखाना है। आप बोल रहे थे सर क्लास प्राइवेट हो रही थी, ये हो रही थी, ठीक है, ऐसा भी आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें जो लड़के खड़ा हो गया है, ठीक है, इतने बड़े बड़े लोगों से। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कि ये सब ठीक नहीं है, समझ रहे हो बात को, नहीं तो दुनिया काम कर रही है, मैं भी करता रहता भाई। आप लोग ही तो मेरे को बोलते थे सर वीडियो प्राइवेट होगी तो होगी भाई, मैं क्या करूँ, मैं भी कह सकता था ऐसा, कर दी भाई टीम ने, ये कर दी, ऑडिट टीम से लड़ा, फिर ऑडिट टीम के बाद में आपसे के साथ में मैं नए इस सिरे से जुड़ा हूँ, तो रिज़ल्ट चाहिए भाई मुझे, ठीक है, भले ही भीड़ ना हो अपने पास, लेकिन मुझे रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। गुणवत्ता ऐसी लेके आएंगे, और सुनो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, जो शायद अभी जहाँ कहीं और आप उनको देख रहे हो ना, बहुत जल्दी आ रहे हैं, 1% भी चिंता मत करो, बहुत जल्दी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं वो लोग, आपको मैं बता देता हूँ ये बात भी, ठीक है। बहुत सारे लोग और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नाम गैस कर सकते हो तो कर लो, नाम गैस कर सकते हो, कौन जुड़ रहा है हमारे साथ बताओ। एक बार नाम बता सकते हो मुझे, कौन जुड़ रहा है हमारे साथ कमेंट बॉक्स के अंदर। हाँ हाँ, ये देखो अतुल पांडे कह रहा है सर एनसीईआरटी छठी से कराओ, ज्योग्राफी की वहीं से कराएंगे जहाँ से छोड़ी थी, ठीक है, और बाकी चीज़ें वहीं से चलेगी, बाकी स्टार्टिंग से हो जाएगी। कुछ कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं, सुनील सर ठीक है, समझ पा रहे हो आप, भावनाओं को समझ रहे हो, ठीक है, पंकज सर समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो आप चीज़ों को। अच्छा इसका सही जवाब बताओ दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों नीदर 1 नोर 2, ठीक है। आधार कार्ड को आप यार सिटीजनशिप प्रूफ के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई, ये आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है, ये आपका रेजिडेंस प्रूफ है, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है बस, ये रेजिडेंस प्रूफ नहीं है।
और इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड को आप लिंक कर रहे हो। एक ये भी तो मुद्दा है ना कि जो बाहर के माइग्रेंट इंडिया में इलीगली रह रहे हैं उनका भी लोगों ने वोट बैंक के चक्कर में वो बना दिया। इतने सारे रोहिंग्यास भारत में रह रहे हैं, उनका भी पता तुम्हें वोट कार्ड बन रखा है, वोट बैंक है, बना दिया सबने वोटिंग कार्ड, लो भाई तुम भी वोट दो जाके। कह रहा कि अब एक बात बताओ, तुम कनेक्ट तो कर रहे हो उससे, लेकिन आधार कार्ड कोई सिटीजनशिप का प्रूफ थोड़ी ना है। तो चलो पता भी चल गया तो तुम उसका कैंसिल तो कर नहीं पाओगे, तो फिर इस चीज़ का फायदा क्या हुआ। तो कन्फ्यूज़न है बहुत सारा इसके बारे में और सरकार को इस पर क्लियरिटी है नहीं, तो इसीलिए ये सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, फटाफट से एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, जल्दी से एक बार वीडियो लाइक कर दो। जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। मेंस का सवाल बात करते हैं। अब मेंस का भी मैं वो बात कर रहा हूं जो यूपीएससी सीएससी ने 2017 में आपसे सवाल पूछा था। ठीक है, यूपीएससी मेंस 2017 जनरल स्टडी पेपर नंबर 2, क्या सवाल आया था? एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। कह रहा है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट के दृष्टि से ना, ठीक है, फंडामेंटल राइट का स्कोप हमें देखना है सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट जजमेंट आई है राइट टू प्राइवेसी की। अच्छा, ये सवाल है, आप लिखने का प्रयास करना। ठीक है, लिखने का प्रयास करना। मैं आज ही, ठीक है, जैसे आज हमने मेंस के क्वेश्चन दिए हैं और मैंने आपको वो दिया है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक मैंने मेंस के क्वेश्चन का और एक हम करेंगे क्या, क्विज का। उसकी क्लास जैसे आज जो की है उसकी क्लास आपको कल मिलेगी। ठीक है, जैसे आज इसको कर रहा हूं तो YouTube के ऊपर ही कल इसकी क्लास आपको मिल जाएगी। परंतु यार लिखने का प्रयास करना, ठीक है, थोड़ा खुद से ट्राई करना, ऐसा नहीं कि तुम करो ही ना, है ना। अगली बात करते हैं दोस्तों, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी SCO की जो है एक लाइव मीटिंग चल रही थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसके अंदर में भारत की तरफ से जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके लिए जो है रिप्रेजेंटेशन किसने दी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। तो जो चाइनीज़ प्रीमियर है उनने इस मीटिंग को होस्ट किया है। ठीक है, चाइना के पास अभी चेयर है, 2023 में भारत के पास चेयरमैनशिप आ जाएगी SCO की, फिर अगले साल भारत जो है ये मीटिंग होस्ट करेगा। अभी जो SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट हेड की मीटिंग हुई है, इसके अंदर कई सारे मुद्दे उठाए हैं। हमारे जो जयशंकर साहब हैं वो चाइना के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इस बार में। वो जो बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, कह रहे कि महागंदा महाघटिया प्रोजेक्ट है, उसके पीछे पड़ गए, उस पर निशाना बांध ले, कह रहा महाघटिया और महागंदा प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट हमने जिंदगी में नहीं देखा। इससे अच्छा प्रोजेक्ट तो हमने बना रखा है चाबहार और INCTC, उसको चलाओ। BRI का उद्देश्य क्या है कि आप एशिया को आप यूरोप से जोड़ना चाहते हो। हमारा आपसे अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है, हमने INTCT लेके आए हैं और चाबहार पोर्ट, इससे हम सेंट्रल एशिया के अंदर कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हो तो दूसरे देश की सॉवरेनिटी का ध्यान तो रखो। तुमने जब ये प्रोजेक्ट बनाया, जब क्या तुमने ध्यान दिया था कि ये भारत की अखंडता के विपरीत है? ये प्रोजेक्ट आपका, ये जो CPEC बनाया था, BRI का ही तो भाग है, बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है तुमने यहाँ से निकाला, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने जम्मू POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकाला, जिस पे हम क्लेम कर रहे हैं भारत का है वो, तो तुमने यहाँ से निकाला कैसे? जितने भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्होंने बाद के अंदर में जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो एक मेमोरेंडम रिलीज किया इन्होंने, उसके अंदर में भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, बाकी सब ने किए थे। ठीक है, इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं किया, बाकी जितने भी मेंबर थे उन्होंने कहा कि हम बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के साथ हैं, प्रोजेक्ट बढ़िया है और हमारा पूरा सहयोग है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। दूसरी व्यापार पे बात हुई, जयशंकर साहब ने कहा कि यार SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, तो ट्रेड बहुत बढ़ाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अभी केवल और केवल 146 बिलियन, $146 बिलियन का व्यापार होता है, और 146 बिलियन डॉलर के व्यापार में जो $100 बिलियन का व्यापार है वो अकेले चाइना कर रहा है। बाकी देशों के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा। सेंट्रल एशियन कंट्री के हिस्से में 2% आ रहा है, पाकिस्तान के हिस्से में 500 मिलियन आ रहा है, बहुत कम शेयर आ रहा है। तो जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ग्रुप है, इसको हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर हम आपस के व्यापार को बढ़ाएं। व्यापार का कह रहा है कि बहुत पोटेंशियल है, अभी हम 146 करोड़ पे हैं, लेकिन हमारा जो वास्तविक जो आपका पोटेंशियल है SCO का, वो हो सकता है 600-700 बिलियन डॉलर हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे उठाई गई। यूक्रेन और रशिया के जो वॉर है उससे उठाओ मुद्दा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपको पता है दोस्तों, ब्लैक सी पोर्ट से रशिया और यूक्रेन के बीच में ग्रेन डील साइन हुई थी। USA और टर्की ने एक डील साइन कराई थी,
और ये एक बहुत मतलब बेस्ट एग्जाम्पल था कि युद्ध के बीच में भी जो रशिया है और यूक्रेन वो हैं एक किसी मामले के अंदर में मिल के काम कर रहे थे, और वो कौन सा था, ये ग्रेन डील। एक्चुअली हुआ क्या, पूरी दुनिया के अंदर में यार इस युद्ध की वजह से ना रशिया और यूक्रेन व्हीट के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर में व्हीट सप्लाई करते हैं, स्पेशली अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर जो गरीब है। तो जब ये युद्ध हुआ तो एक सिक्योरिटी हंगर क्राइसिस जो है ऑलमोस्ट आ गया था, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो एक डील ब्रोकर हुई, यूएस और टर्की ने बिचौलिया करवाया, ठीक है, किसके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई और दोनों एग्री हो गए कि ठीक है हम ब्लैक सी के अंदर से जो पोर्ट्स हैं ना वहाँ से हम जो है जो अनाज के जो लोडिंग शिप है उनको हम जाने देंगे, ठीक है। रशिया ने इस बात का आश्वासन दिया कि ठीक है मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, जहाज़ आराम से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब रशिया ने हाथ खींच लिया, रशिया कह रहा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अभी पीछे एक ड्रोन अटैक हुआ तो उसके बाद रशिया ने अपना हाथ खींच लिया है। अब सब लोग कह रहे हैं यार जब रशिया अपना हाथ खींच रहा है यहाँ से तो इस ब्लैक सी के रीजन में अब सिक्योरिटी और कौन प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। तो उससे भी एक पूरी दुनिया के अंदर में जो फूड क्राइसिस है वो मंडरा रहा है। जैसे ये बात सामने आई, रशिया ने अनाउंस किया कि वो इस डील को सपोर्ट नहीं करेगा। जो गेहूं के फ्यूचर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, भविष्य के जो प्राइस होते हैं शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा, कमोडिटी मार्केट में बहुत बढ़ गए, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन कह रहे हैं कि हो सकता है फिर से दोबारा से क्या हो सकता है दोस्तों, बढ़ सकता है। और पूरी दुनिया के अंदर में कई सारे देश ऐसे हैं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पर दोबारा से भुखमरी आ सकती है। इस पे भी जयशंकर साहब ने कहा कि हम देखो, उन्होंने नाम नहीं लिया रशिया का, ठीक है, ना ही उन्होंने नाम लिया यूक्रेन के युद्ध का, ना ही उन्होंने किसी और को कहा। उन्होंने कहा कि एससीओ के माध्यम से हम पूरी दुनिया के अंदर में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए तत्पर हैं, स्पेशली मिलेट्स। आपको पता है 2023 हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो मनाएंगे, और ये भारत का ही प्रपोजल था जिसने यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया था। तो वो कह रहा है हम उसके लिए पूरी तरीके से तत्पर है और मिलेट्स की हम कमी नहीं आने देंगे, हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में हमारा पूरा योगदान जो है वो देंगे। ये भी किसने कही दोस्तों, जयशंकर साहब ने ये बात भी कही है। तो कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है, तो यही सारे मुद्दे हैं जो हम देखेंगे। बाकी हाथ धो के वो चाइना वाले मामले के पीछे पड़ गए थे, ठीक है। वैसे अभी जो इसके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चाइना की विजिट पे गए हैं, उसके ऊपर भी एक हम स्पेशल क्लास आज हम करेंगे, ठीक है। उसमें बताएंगे, वो भी बेचारे पैसे वैसे मांगने गए, उनकी हालत खराब चल रही है ना, तो पैसे मांगने गए हैं वो। एट एससीओ मीट होस्टेड बाय द चाइना, जयशंकर टेक्स एम एट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जीएस पेपर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एससीओ एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, ठीक है। मुद्दा क्या है दोस्तों, देखो मुद्दा ये है कि हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, उनकी एक मीटिंग थी। तो भारत की तरफ से किसने अटेंड की है दोस्तों, भारत की तरफ से अटेंड की है एस जयशंकर साहब ने। चाइनीज प्रीमियर जो है उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया है। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द मीटिंग एट एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो अभी अभी जस्ट कंक्लूड हुई है। अब ये जो एससीओ की हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग है दोस्तों, ये कब होती है, क्या इसका एजेंडा है, वो बताऊंगा मैं थोड़ा सा। कह रहा है कि जो एससीओ यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग है, ये हर साल होती है, इट हेल्ड एनुअली, प्रत्येक वर्ष होती है दोस्तों ये। और इसका जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है दोस्तों, ट्रेड और इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर, व्यापार और आर्थिक एजेंडा जो है यहाँ पर मुद्दा होता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड अप्रूव द एससीओ एनुअल बजट, हर साल एससीओ का जो एनुअल बजट है वो अप्रूव करने के लिए इकोनॉमिक और ट्रेड एजेंडा जो है इसमें डिस्कस किया जाता है। इंडिया हैज टेकन ओवर द एज द चेयरमैनशिप ऑफ द एससीओ एंड विल होस्ट लीडर ऑफ ऑल एससीओ समिट इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान एट अ समिट इन दिल्ली एक्सपेक्टेड इन मिड 2023। अब जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है, और 2023 के अंदर, मध्य 2023 के अंदर में, जैसे अभी बैठक चाइना ने कराई है, ऐसे हम भी इस मीटिंग को होस्ट करेंगे आगे। The head of the delegates of SCO member states exchange views on the key issues। तो अब ये जो बैठक हुई है इसमें कुछ मुद्दे थे जिनके ऊपर जो है डिस्कशन हुआ है। SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों ने वैश्विक और क्षेत्रीय विकास के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। SCO के भीतर व्यापार, आर्थिक, संस्कृति और मानवीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले कदमों पर जो है यहाँ पे चर्चा की गई है। सबसे पहले चर्चा किसके ऊपर हुई है दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मैंने बताया था हाथ धो के पड़ गए थे जयशंकर साहब की, शर्म नहीं आती तुम्हें, बदतमीज बदमाश। तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मेंबर स्टेट। कह रहे भाई एससीओ के हम भी सदस्य हैं ना, और आप क्या कर रहे हो, आप अपना कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और आप दूसरे देश की जो आपकी इसका एससीओ का मेंबर है, आप उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का आपको ध्यान ही नहीं है, उसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता का ध्यान ही नहीं है।
कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सदस्य राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी सम्मान करना चाहिए। इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन द BRI कंप्राइजिंग अ सीरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट पासिस थ्रू द पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इट CPEC के नाम से, ठीक है, आपको पता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, और सेंट्रल एशियन कंट्री से जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से पास होता है? POK से, इसीलिए इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने अभी भी मना कर दिया कि हम नहीं जुड़ रहे BRI में, तुम्हारे अपना तुम चलाओ BRI, हमने तो BRI का ऑल्टरनेटिव सोच रखा है और हमारा BRI का ऑल्टरनेटिव क्या है? उन्होंने कह दिया कि हम BRI की जगह क्या लेके आए हैं, हम चाबहार पोर्ट लेके आए हैं, ठीक है। तो ये भारत ने बता दिया है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ज्वाइंट कम्युनिक्यू इशू हुआ है, जैसे मीटिंग खत्म हुई है तो सारे के सारे देश ने ना, छोड़ के इंडिया ने, सबने कहा है कि वो अपनी सपोर्ट देते हैं किसको? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। बैठक के बाद जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति में भारत के अलावा अन्य सभी देशों का नाम लिया गया और उन्होंने कहा कि उन्हें बेल्ट एंड रोड पहल के लिए अपने समर्थन की उन्होंने उसमें पुष्टि कर दी। दूसरा मुद्दा आया दोस्तों व्यापार, जिस पे बात हुई, तो हमारे जयशंकर साहब ने कहा कि SCO के मेंबर के बीच में अभी केवल $141 बिलियन का व्यापार हो रहा है और ये कई गुना बढ़ सकता है, ठीक है। इट कैन बी इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, इसको कई गुना बढ़ने की इसमें संभावना है। ज़्यादातर जो बल्क ऑफ ट्रेड है $100 बिलियन, वो अकेला किसके हिस्से में जा रहा है? चाइना के हिस्से में। सबसे ज़्यादा व्यापार जो है का फ़ायदा कौन उठा रहा है? चीन। उसके अलावा रशिया को जा रहा है सिर्फ $20 बिलियन, $20 बिलियन। रशिया पे तो वैसे भी सैंक्शन लगा हुआ है। बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके पास $2 बिलियन। पाकिस्तान जो है उसके पास 500 मिलियन। तो अब मुद्दा क्या है? कह रहा है फेयर मार्केट एक्सेस होना चाहिए। चाइना को तो सबने एक्सेस दे रखी है अपनी मार्केट की, इसलिए 100 बिलियन पे पहुंच रखा है और चाइना अपनी मार्केट की एक्सेस किसी को नहीं दे रहा, तो इसीलिए फेयर मार्केट एक्सेस होना चाहिए। तो जयशंकर साहब का फिर से जो तीर था, निशाना था, वो किस पे था? चीन पे, कि तुम बाकियों को लूट रहे हो, अपनी मार्केट के एक्सेस हमें दे नहीं रहे हो, बदतमीज। तो आप अपनी मार्केट का जो है एक्सेस उनको दो। फेयर मार्केट एक्सेस इज अवर म्यूचुअल बेनिफिट एंड ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि उचित बाजार पहुंच हमारे पारस्परिक लाभ के लिए है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यही है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। चाबहार पोर्ट और INSTC के बारे में बात हुई है, ठीक है। चाबहार पोर्ट आपको पता है ईरान के अंदर में हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हम डेवलप कर रहे हैं, मदद कर रहा है भारत ईरान की, हम डेवलप कर रहे हैं। इंडिया एम्स टू इम्प्रूव, और इसका माध्यम क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है? हम जो है ये पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाहते हैं, स्पेशली अफगानिस्तान, ठीक है। तो उसके लिए हम ये ऑल्टरनेट रूट डेवलप कर रहे हैं। इंडिया एम्स टू इम्प्रूव बायलैटरल ट्रेड विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। भारत कह रहा है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, हम तो उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। तजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, हम तो इनके साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, हम बढ़ा क्यों नहीं पा रहे? ये चाइना है, ट्रांजिट राइट नहीं दे रहा हमें, उधर जाने ही नहीं देता। सॉरी, पाकिस्तान ट्रांजिट राइट नहीं दे रहा। पीछे अभी जो समरकंद के अंदर जो बैठक हुई थी, उसमें भी मोदी जी ने खूब लताड़ा था इनको, पाकिस्तान वालों को। कह रहा है कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनके ट्रांजिट राइट जो है पाकिस्तान उनको क्या कर रहा है? हैम्पर कर रहा है। बहुत बड़ा बदतमीज देश है ये। अब यहां पर भी वही बात हुई है। इंडिया एम्स टू इंप्रूव बायलैटरल ट्रेड विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज थ्रू चाबहार पोर्ट एंड INSTC एज एन ऑल्टरनेट टू द BRI। तो BRI का ऑल्टरनेट हम बता रहे हैं कि तुम BRI को छोड़ो, BRI बकवास है, चाबहार वाला जो पोर्ट है ये एकदम खास है। इंडिया पिच फॉर मोर ट्रेड थ्रू द ईरान चाबहार पोर्ट एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसने कहा है BRI जो CPEC है इसको छोड़ो और ज्यादा व्यापार किस पे ध्यान दो, ठीक है। कह रहा है ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बस चाइना का एक जाल है जिसमें उसने पाकिस्तान को फंसा लिया है। बाकी सबको कह रहा है कि तुम इसको छोड़ो यार, तुम इसका इस्तेमाल करो, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, ये रहा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और चाबहार पोर्ट, इनको आप इस्तेमाल करो और इनके माध्यम से सेंट्रल एशियन कंट्रीज से क्या करो? आप व्यापार करो। यूक्रेन वॉर, अब डायरेक्ट तो हम बोलेंगे नहीं, रशिया हमारा दोस्त है, ठीक है, तो हमने कह दिया है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है ठीक है, ना हमने यूक्रेन का साथ दिया है ना हमने रशिया का। हमने बोल दिया है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया के अंदर जो मिलेट्स की कमी आएगी, अनाज की कमी आएगी, भारत तैयार है, हम आने नहीं देंगे। हम SCO के कॉपरेशन की मदद से पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि दुनिया में कोई भूखा ना रहे। और भारत ने कहा कि स्पेशली मिलेट्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, अनाज की जब हम बात करते हैं, तो 2023 तो हम वैसे भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं और ये भारत की रिक्वेस्ट पे तो हुआ है, इसीलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई गड़बड़ ना हो, हम पूरा कॉपरेशन यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। अभी जो ब्लैक सी पे जो ड्रोन अटैक हुआ है उसके बाद रशिया ने ग्रेन इनिशिएटिव को बंद कर दिया है, तो उसके बाद में ये बात उठी थी जो मैंने अभी आपको बताया।
According to the SCO joint communique, all countries also criticize imposition of unilateral economic sanctions. अब भारत जो है ना वो डिप्लोमेटिक बात की है, भारत ने ना तो रशिया को सपोर्ट किया और ना ही पश्चिमी देशों को क्रिटिसाइज किया। बाकी सारे जो देश थे ना उन्होंने जॉइंट कम्युनिक्यू जो दिया उसके अंदर कहा कि जो रशिया के ऊपर यूनिलैटरल सैंक्शन लगाए हैं अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने गलत है और हम इसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं और हम रशिया के साथ हैं। ठीक है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। भारत इसमें भी नहीं था, भारत ने कहा कि तुम दे लो भाई, हम नहीं करते काम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तो ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये मुद्दे हैं जो इंपॉर्टेंट थे जो अभी इस बैठक के अंदर में डिसाइड हुए हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, एससीओ है क्या। देखो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ये इसको जून 2021 में क्रिएट किया गया था, शंघाई के अंदर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे जिन्होंने इसको बनाया था उनमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान था। दिस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 22% ऑफ इट्स लैंड एरिया एंड 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ये संगठन विश्व जनसंख्या का लगभग 42% जो है, आप देख लो टोटल, अरे इंडिया और चाइना ही हो गया भाई सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दो मोस्ट पॉपुलेशन वाले देश हो गए दो, उसके अलावा बाकी देश हैं उनमें भी जनसंख्या कुछ कम नहीं है। ठीक है, और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 42% और 22% पूरी दुनिया का लैंड एरिया जो है ये एससीओ के पास है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन फिर भी ट्रेड कितना होता है, $141 बिलियन। बहुत शर्म की बात है। आज इसके मेंबर कौन है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अभी ऐड किया है। इंडिया को ऐड कराया रशिया ने, पाकिस्तान को ऐड किया किसने, चाइना ने। चाइना कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा है इसको तो हम लेके आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऑब्जर्वर स्टेटस किस किस को प्राप्त है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर स्टेटस में बताऊं मैं 2021 से पहले एससीओ के अंदर में 4 ऐसे देश थे जिनको ऑब्जर्वर स्टेट, मतलब अभी उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था कि मेंबरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसमें अफगानिस्तान का, बेलारूस का, ईरान का और मंगोलिया का नाम आता था। पर 2021 के अंदर में ईरान जो है वो फुल मेंबर बन गया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कतर के पास है। ये अभी ऑब्जर्वर स्टेटस के अंदर है, इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ईरान फुल मेंबर बन गया है। अभी करंटली के अंदर में 6 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। पहला है अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कतर। ईरान जो है उसको फुल मेंबरशिप मिल गई है। ठीक है, पीडीएफ हो जाएगा। सुनो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सुनो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे सर्च करना सुमित राठी यूपीएससी। ठीक है, t.me/सुमित राठी यूपीएससी, ये आप फॉलो कर लेना। पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, पीडीएफ जो मिलेगा यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको अगर कोई वैसी दिक्कत आ रही है पढ़ाई के अंदर में, आपको कुछ काउंसलिंग वगैरह चाहिए तो आप मुझे सुमित राठी 3@gmail.com पर भी क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो दोनों में मेल डाल देता हूँ ये। धर्मपाल शर्मा, इतनी जल्दी दिक्कत होने लगी यार आपको अभी से ही है भाई, बता। एक ही प्लेटफॉर्म पे क्लास करा, इसीलिए तो करा रहा हूँ। जब मैं वहाँ पे था तब भी तुम खुश नहीं थे, तब सर क्लास प्राइवेट हो रही है, महोदय क्लास। अभी क्या करूँ उसका, क्लास तो प्राइवेट होंगी, फिर वहीं पे सर फुड़वाऊँ रोज़ अपना, बताओ रोज़ सर फुड़वाऊँ अपना मैं? तुम तो कहोगे मेरे को पर क्लास प्राइवेट होगी। क्लास तुम्हें थोड़ी ना पता है कि ऑडिट टीम के अंदर एक सैयद नाम का बंदा बैठा है जो क्लास प्राइवेट कर रहा है। मैं रोज उससे सींग फंसाता रहूं, है ना। अभी से तुम्हारी इतनी रिक्वेस्ट आ जाती धर्मपाल, बड़ी जल्दी रिक्वेस्ट हमारी कि महोदय एक ही पे पढ़ा रहा हूं यार। ठीक है, पढ़ लो। ठीक है, ध्यान दो पढ़ाई पे।
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है, ठीक है। जो भी जुड़ना चाहे आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप फॉलो कर सकते हो, सारे के सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिलेटेड सर्च। तो मुद्दा समझ में आया। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स जो है उनकी एक मीटिंग थी जिसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था, एस जयशंकर साहब ने। शाम को ज्योग्राफी की इसमें क्लास होगी जिसके अंदर मैं इसी का एक पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ, एससीओ का, मैप के द्वारा, एससीओ थ्रू मैप मैं करने वाला हूँ आपको। चाबहार पोर्ट और आईएनएसटीसी को आपको मैप पे देखना है, मैप वो करना है। साथ साथ आप देख भी लो चाबहार पोर्ट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है कहाँ क्या है, कहाँ से होके गुजरता है। तो ये मुद्दा है आपको रिलेटेड सर्च में दोस्तों, खुद से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद में क्वाड, G7, G20 ये बहुत चर्चा में रहते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी आपको देखना है। सो दीज आर द रिलेटेड सर्च टॉपिक। ये वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर में आपको रिलेटेड सर्च पे बात करनी है। बात करते हैं दोस्तों आगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक। प्रीलिम्स के लिए आपको संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडिंग मेंबर, इसके करंट मेंबर, एससीओ का मतलब क्या है, इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस किस किस को है, और एससीओ कंट्री को मैप पे लोकेट करना, ये सब बातें आपसे पूछी जा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रीलिम्स के बारे में। संघाई सहयोग संगठन के बारे में, इसके संस्थापक सदस्य, वर्तमान सदस्य, भारत के लिए एससीओ का महत्व, इसके परिवेशक की स्थिति, मानचित्र पर एससीओ देशों का पता लगाएं। 2015 में आपसे एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। ये सवाल है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ऑफन सीन इन द न्यूज, ये किससे संबंधित है? फटाफट देख के बताओ जल्दी से। 2015 का बताओ क्या सही है? बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये न्यूज में था, ये 2015 में पूछा था सवाल। तो बताओ कौन सा था इसमें? पहला कह रहा है स्ट्रैटेजी टू टैकल द रीजनल टेररिज्म, टेररिज्म से संबंधित था। दूसरा कह रहा है प्लान ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एशिया पैसिफिक, एजेंडा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, अ स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। सोचो बीजिंग के अंदर में भी महिलाओं की बात हो सकती है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ये 2015 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था यहाँ से, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक एजेंडा था और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाया गया विश्व सम्मेलन का परिणाम। तो जो बीजिंग के अंदर डिक्लेरेशन हुआ था, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक विश्व सम्मेलन बुलाया था, उसका एक परिणाम था। और यहीं पे प्लेटफॉर्म और एक्शन और बीजिंग डिक्लेरेशन दोनों चीज़ें यहीं पे हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों मेन स्पेसिफिक। मेंस के लिए क्या करना है आपको? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग to security and stability of Asia. In the light of statement, discuss the prospect of India's full membership of SCO. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे बतानी है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर में? इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एशिया। अगर हम एशिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कहता है इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आप बताइए कि भारत की जो फुल मेंबरशिप है एससीओ के, उसका क्या महत्व है, क्या भूमिका है? इंडिया क्या झंडे गाड़ सकता है इस एससीओ की मेंबरशिप से? भारत क्या कर सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। सो बहुत अच्छा सवाल है, आप लिखने का प्रयास करना दोस्तों, अदरवाइज मैं तो करा ही दूंगा आपको। नेक्स्ट जो टेस्ट है यार थोड़ा कंट्रोवर्शियल टेस्ट है और सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, इशू रिलेटेड टू द वुमेन है, ठीक है। 2 फिंगर टेस्ट को बोला जाता है पर वेजिनम एग्जामिनेशन। तो जो महिलाएं या जो गर्ल्स जो रेप विक्टिम होती है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके साथ रेप हुआ है नहीं हुआ है, इज दे मतलब रेप से पहले जो महिला थी या जो लड़की थी क्या वो सेक्सुअली एक्टिव थी, तो उसके लिए एक 2 फिंगर टेस्ट परफॉर्म जो है वो किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निंदा की है बहुत। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बहुत रिग्रेटेबल है
कि आज भी भारत के अंदर में मेडिकल एग्जामिनेशन एविडेंस एक्ट कलेक्ट करने के नाम पे इस प्रकार का घटिया लेवल का टेस्ट जो है वो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि जो 2 फिंगर टेस्ट है ये नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं की जो इंटीग्रिटी है उसके अगेंस्ट है। एक तो पहले ही मान के चलो किसी महिला के साथ में इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद में आप 2 फिंगर टेस्ट उनके साथ में करते हो, तो उनके साथ में ये और भी बुरा सलूक है, बुरा व्यवहार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर किसी ने 2 फिंगर टेस्ट परफॉर्म किया तो उसको जेल में भेज देंगे हम, उसको सजा हो सकती है, ठीक है, उनको जेल भेजा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों ये 2 फिंगर टेस्ट क्या है, ठीक है, साथ ही साथ में 2 फिंगर टेस्ट के बारे में मेडिकल एक्सपर्ट क्या कहते हैं और सरकार की इस पे क्या राय है, क्यों हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस प्रकार से हम इसको आगे भविष्य के लिए चीज़ों को सुधार सकते हैं, वो सारे मुद्दे हम इसमें क्या करने वाले डिस्कस। तो 2 फिंगर टेस्ट पर वेजिनम एग्जामिनेशन में बता रहा हूं, 2 फिंगर टेस्ट और सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड पास्ट अटेम्प्ट्स टू स्टॉप इट, इस पे बात कर रहे हैं हम दोस्तों। जीएस पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कह दिया गया है कि जो 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जो रेप विक्टिम्स हैं, जो महिलाएं रेप विक्टिम्स हैं, जो लड़कियां रेप विक्टिम हैं, ठीक है, तो अगर उनके ऊपर 2 फिंगर टेस्ट किसी ने परफॉर्म किया तो दे विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो उनको मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा और उनकी सजा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि कथित बलात्कार पीड़ित को 2 फिंगर टेस्ट करने वाले कदाचार को दोषी ठहराया जाएगा। 2 फिंगर टेस्ट ऑन एलीग्ड रेप विक्टिम इज रिग्रेसिव, ये बहुत बुरी चीज है, बहुत रिग्रेसिव है, ठीक है, ये प्रतिगामी है, हमारे समाज को पीछे की ओर लेके जा रहा है एंड इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। किसी का रेप हुआ है नहीं हुआ है, इससे 2 फिंगर टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड इट इज एन एफर्ट टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, और ये महिलाओं की जो गरिमा है उसका हनन करना है। ये आप जो 2 फिंगर टेस्ट कर रहे हो उनके साथ, एक तो ठीक है पहले ही उनके साथ बुरा हुआ है और आप ये टेस्ट करके उनके साथ और बुरा कर रहे हो, तो जो उनकी गरिमा है उसका आप क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। तो अगर ये किसी ने किया तो उसको गिल्टी माना जाएगा मिसकंडक्ट का और उसको सजा हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है। अब ये 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ए वुमन हु हैज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड, कोई भी महिला अगर सेक्सुअली असॉल्ट होती है और वो कंप्लेंट करती है, तो इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ, क्या वो महिला सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी, उसके लिए हम इंडिया के अंदर में एविडेंस कलेक्शन एक्ट के नाम पर हम ये 2 फिंगर टेस्ट जो है वो करते हैं, ठीक है। ये क्यों किया जाता है दोस्तों, ये बताने के लिए कई बार कहा जाता है कि भाई रेप का चार्ज झूठा था, ठीक है, कई बार कहते हैं कि नहीं भाई उनकी कंसेंट थी, रेप का चार्ज जो है हम पे जो लगा है वो झूठा था, इन्होंने तो हमें कंसेंट दी थी। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए भारत के अंदर में ये रिग्रेसिव टेस्ट होता है कि क्या वो महिला या जो रेप विक्टिम है क्या वो सेक्सुअली एक्टिव थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भले ही कोई महिला सेक्सुअली एक्टिव थी, लेकिन उसमें फिर आप ये कंसेंट का मुद्दा यहाँ बिना मतलब में आप नहीं घुसा सकते, ठीक है, यहाँ इंडिया नहीं आप ये कंसेंट का मुद्दा डाल सकते। और 2 फिंगर टेस्ट जो है वो पूरी तरीके से इलीगल है और महिलाओं की जो गरिमा है उसके साथ में हनन है। A woman who has been sexually assaulted undergoes a medical examination for asserting her health and medical needs, कलेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। एक महिला जिसका यौन उत्पीड़न किया गया है उसके स्वास्थ्य और चिकित्सा जरूरतों का पता लगाने के लिए, साक्ष्य एकत्रित आदि करने के लिए चिकित्सक परीक्षण से गुजरना पड़ता है। महिला ने कंप्लेंट की है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ उसके साथ, तो उसका इलाज हो सके, ठीक है, उसका इलाज स्टार्ट किया जा सके, साथ ही साथ में उसको दवाइयाँ दी जा सके, उसका केस रजिस्टर हो सके और एविडेंस कलेक्ट किए जा सके, इसके लिए ये 2 फिंगर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। 2 फिंगर टेस्ट कैरिड आउट बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो ये 2 फिंगर टेस्ट करता है दोस्तों। इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ हर वजाइना टू चेक इफ शी इज हैबिचुएटेड टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये देखने के लिए कि क्या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की हैबिचुएट है, मतलब वो क्या फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो जो है इंगेज थी या नहीं थी। द प्रैक्टिस इज अनसाइंटिफिक एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिस प्रैक्टिस इज टोटली अनसाइंटिफिक और इससे किसी भी प्रकार की हमें प्रैक्टिकल सूचना जो है नहीं मिलती जिससे इस बात की पुष्टि हो सके। सरकार के क्या दिशा निर्देश है सर, व्हाट आर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस इन दिस रिस्पेक्ट। 2014 के अंदर में हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज किए थे जिनका नाम था गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल्स मेडिको लीगल केयर फॉर सर्वाइवर विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस, कि जो सेक्सुअल वायलेंस है जिनके साथ हुआ है, जो विक्टिम्स हैं उनके, जो सर्वाइवर हैं, उनको किस प्रकार की मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए, उसके ऊपर सरकार ने
2014 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने गाइडलाइन रिलीज की थी। द गाइडलाइन आर क्लियर अबाउट द 2 फिंगर टेस्ट। ठीक है, इस गाइडलाइन के अंदर में 2 फिंगर टेस्ट के बारे में साफ साफ लिखा था। ये 2 फिंगर टेस्ट को बोला जाता है दोस्तों पर वेजिनम एग्जामिनेशन। ठीक है, पर वेजिनम एग्जामिनेशन जो है इसी को कॉमन मैन की भाषा के अंदर में ले पर्सन जो है ना, हम 2 फिंगर टेस्ट इसको कह देते हैं। तो इस में लिखा गया था कि इट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग रेप और सेक्सुअल वायलेंस एंड द साइज ऑफ वेजाइनल आपका इंट्रोटियस और ओपनिंग हैज नो बियरिंग ऑन अ केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। कह रहा कि अगर मान के चलो किसी महिला ने यौन उत्पीड़न का केस किया है तो उसके अंदर में फिर आप ये 2 फिंगर टेस्ट का और यौन उत्पीड़न का, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप उसके ऊपर केस बनाओ, सेक्सुअल इंटरकोर्स का, आप रेप का उसके ऊपर केस बनाओ, इससे ये जो 2 फिंगर टेस्ट है इसका कोई लेना देना नहीं है, सरकार ने कहा था। ये जो 2 फिंगर टेस्ट है पर वेजिनम एग्जामिनेशन है, इट कैन बी डन ओनली इन द अडल्ट वुमेन। ये भी लिख दिया उनमें उन्होंने कि केवल और केवल जो अडल्ट महिला है उन्हीं के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, और वो भी तब जब मेडिकली इस बात को इंडिकेट कर दिया जाए कि हाँ ये ज़रूरत है। इन गाइडलाइंस के अंदर में कहा गया कि जो रेप विक्टिम है, मान लो कोई छोटी है, माइनर है, 18 साल से कम की है, तो ऐसे में या तो उसकी मंजूरी होनी चाहिए या उसके पेरेंट्स जो हैं उनकी मंजूरी होनी चाहिए, तभी आप 2 फिंगर टेस्ट कर सकते हो। इफ द कंसेंट इज नॉट प्रोवाइडेड द विक्टिम कैन नॉट बी डिनाइड मेडिकल ट्रीटमेंट। और मान के चलो अगर उसने कंसेंट देने से मना कर दिया, उसने कह दिया कि नहीं उसको 2 फिंगर टेस्ट परफॉर्म नहीं कराना, तो कोई भी जो है अस्पताल उसको इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, यूजुअली यही होता है ना सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में, तो पहले अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो पहले केस दर्ज कराओ, पहले पुलिस को बुलाओ, उसके बाद में चीज़ें होती हैं। तो अगर मान के चलो कोई माइनर है, उसके पेरेंट्स ने उसने 2 फिंगर टेस्ट की परमिशन नहीं दी है, तो ऐसा नहीं है कि उसका अब इलाज नहीं होगा। ठीक है, इलाज प्रॉपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। दीज गाइडलाइंस जो है दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो गाइडलाइंस है दोस्तों ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब इन सबको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिसिज्म है, इनकी आलोचना की जाती है। क्या आलोचना है? पहला तो ये बोला जाता है कि यार कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं यार इसका, इससे कुछ पता चलने वाला है नहीं। ठीक है, इसे कुछ नहीं पता चलने वाला, ना इसे पता चलेगा कि रेप हुआ है, ना इसे ये पता चलेगा कि रेप नहीं हुआ। इट इंस्टीड रीविक्टिमाइज और रीट्रॉमेटाइज द वुमेन। भाई मान के चलो रेप हुआ है तो ये टेस्ट जो है उनको दोबारा से दोबारा विक्टिमाइज कर रहा है। ये लगभग वैसी ही चीज उनके साथ दोबारा हो रही है। उनको वो जो ट्रॉमा है रेप का, दोबारा आप उनके साथ में सेम उनको रीट्रॉमेटाइज करा रहे हो, और उनकी डिग्निटी का, उनके आत्मसम्मान का आप क्या कर रहे हो? हनन कर रहे हो। वेदर अ वुमन इज हैबिचुएटेड टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही कोई महिला जो है वो लगातार बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर में रही हो, फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स में रही हो, और हैबिचुअल टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इररेलेवेंट फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 335 ऑफ आईपीसी आर इन अ पर्टिकुलर केस इज वैलिड और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कि भले ही कोई महिला फ्रीक्वेंटली हैबिचुएटेड हो इस चीज का, फ्रीक्वेंटली वो फिजिकल इंटरकोर्स करती हो, बट उससे रेप के चार्ज का धारा 375 जो आईपीसी है हमारी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसके बारे में कई बार कुछ कुछ बोला हुआ है दोस्तों। ये 2 फिंगर टेस्ट आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से निंदा में है, लेकिन अभी तक चला आ रहा था दोस्तों, अभी तक चला आ रहा था, बहुत शर्म की बात थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगर किसने किया तो अब समझ लो फिर, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, उसको जेल भेज सकते हैं हम। तो अर्लियर रिमार्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मई 2013 द एपेक्स कोर्ट हैज हेल्ड दैट द 2 फिंगर टेस्ट वायलेट्स अ वुमेन राइट टू प्राइवेसी एंड आस्क द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल प्रोसीजर टू कंफर्म सेक्सुअल असॉल्ट। मई 2013 में हमारी अदालत ने कहा था कि ये जो टेस्ट है बेकार है, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। सरकार से कहा था कुछ दूसरी चीज लेके आओ, कुछ दूसरा तरीका ढूंढो इसके लिए। A bench of Justice B.S. Chauhan and FMI Kalifullah held that even if a woman is habituated to the sexual intercourse, that cannot give rise to the presumptions of consent of that particular case. ठीक है, अगर उसने बोल दिया कि उनके साथ रेप हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो आपको चार्ज बनाना पड़ेगा, उस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बात बोली गई है, उसके लिए 2 फिंगर टेस्ट परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2030। अब देखो सरकार ने क्या किया था, ठीक है, जैसे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, तो इसमें इस चीज़ को बदलने के लिए सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास किया था। ठीक है, कह रहे कि सर फिर क्यों हो रहा है, फिर क्यों अभी तक किया जाता है। देखो आपको याद है आईटी एक्ट सेक्शन 66,
वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले रद्द कर दिया था, लेकिन आज तक श्रेया सिंघल वाला केस जजमेंट में जो कहा था वो अभी तक चल रहा था। तो आप हार के क्या हुआ पता नहीं है ना लोगों को, जो जुडिशरी में, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में है, ठीक है, उनको इस बारे में पता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसके लिए प्रॉपर वर्कशॉप कराओ। सरकार को भी आदेश दिया था, सरकार ने 2013 में क्रिमिनल लॉ एक्ट जो है उसमें बदलाव कर दिया था। सरकार ने सेक्शन 53A ऐड किया था, किसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर में। इसके अंदर बोल दिया गया था कि विक्टिम कैरेक्टर और हर रेप प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रेलेवेंट टू द इशू ऑफ कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेस। कि अगर मान लो रेप का केस होता है, किसी महिला ने कंप्लेंट की है, तो उसमें उसके पहले के सेक्सुअल संबंध किसके साथ थे, किसके साथ नहीं थे, उसके साथ पहले उनका इंटरकोर्स हुआ है, उस व्यक्ति के साथ में नहीं हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर उसने अभी बोल दिया है कि उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो हुआ है, और आपको उसको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि यार ठीक है, इतनी सारी बातें हैं, तो आगे आपका रास्ता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यार इसके लिए ना आप वर्कशॉप लगाओ यार, ठीक है, बताओ यार कि ये गलत चीज़ है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, आप इसको कम्युनिकेट करो और एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर निकालो इस बात का पता लगाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि जो मेडिकल स्कूल्स होते हैं जहां हम डॉक्टरी की पढ़ाइयाँ कराते हैं, तो आखिर में डॉक्टरी तो करते हैं टू फिंगर टेस्ट, तो आप जब डॉक्टरी की पढ़ाई हो रही ना, वहीं पे बताओ, आप सिखाओ उनको, उनके कोर्स में ऐड करो कि ये गलत है, अनसाइंटिफिक है, और किसी ने किया तो सजा होगी इस अब की बार। इसी साल अगस्त के अंदर हमारे नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो कंट्री की हमारी टॉप मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर है, उसने भी कुछ नया मॉड्यूल जो है इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम फॉरेंसिक मेडिसिन बोल रहे हैं। तो इसके अंदर में भी 2 फिंगर गाइडलाइंस जो है के बारे में, 2 फिंगर टेस्ट के बारे में कई सारी सुधार और गाइडलाइन जो है इसमें दी गई है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं सरकार ने अपने स्तर पे की है, और इसी से आगे जाके सुधार हो सकता है। मुद्दा समझ में आया गाइस कि नहीं आया? देखो यार, जो पूछ रहे हैं मेरे से, जब इससे कुछ पता ही नहीं चलता तो फिर क्यों होता है? यही सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि जब कुछ पता ही नहीं चल रहा और इसका कोई मतलब ही नहीं होता तो ये क्यों हो रहा है? ये बहुत अनसाइंटिफिक है और ये बंद होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब के बाद अगर ये किसी ने किया, पता नहीं होता है ना। देखो, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो नीचे जो केस हैंडल करते हैं, आधे ज़्यादा तो इंडिया में करप्शन भी तो बहुत है ना, आपको पता है ना, तो उनको पता ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है इतने, ठीक है। तो हो रहा है, अभी चल रहा है, बट अभी जो है वो आगे जाके शायद ये चीज़ें ना हो। और एक थोड़ी पैट्रियार्किकल सोच भी है, ये थिंकिंग है, और इसीलिए जो है ये चला आ रहा है दोस्तों। अब यही नहीं, जस्टिस वर्मा कमेटी, आपको तो दिल्ली के अंदर में जो निर्भया रेप केस हुआ था उसके बाद में कमेटी बनी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी इसको मना किया था। सोचो कब कमेटी बनी थी, 2013 में इसको मना कर दिया था, बट आज 2022 है फिर भी हो रहा है ये। अभी झारखंड के अंदर में पता क्या हुआ था? झारखंड के अंदर में एक व्यक्ति था, तो उसने कोशिश की एक लड़की के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करने की। तो लड़की ने जब अपोज किया और चीज़ें नहीं होने दी ना, तो उसने उस लड़की पे तेल डाल के उसको आग लगा दी, ठीक है। तो लड़की को आग लगा दी। अब जो पीड़ित थी वो जब हॉस्पिटल पहुंची, जब केस दर्ज हुआ, तो उसके साथ भी 2 फिंगर टेस्ट परफॉर्म किया गया। तो उस पर ना सुप्रीम कोर्ट को बहुत गुस्सा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बहुत निंदा की थी। 2016 की बात आई थिंक ये। तो ये चला आ रहा है यार, ठीक है। अभी कहाँ आपको लगता है कि सिस्टम हमारा इतना है नहीं आपको। जब कभी मैं तो कहूँगा कि कभी पाला ना पड़े ऐसे लोकल लेवल पे पुलिस से, जब कभी नॉर्मल कभी आप जाओगे तो आपको पता चलेगा ये दिखने में ऐसा है। सारे सिस्टम अभी भी पुराने तौर तरीक़ों से चलते हैं। चीज़ें तभी बदलेंगी जब लोग पढ़े लिखे जो हैं वो आगे जाएंगे। तो दोस्तों, जस्टिस वर्मा कमेटी जो है ना, वो महिलाओं से संबंधित जो राइट्स है, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट एट वर्क प्लेस हो, ठीक है, रेप का हो, ठीक है, ये जांच हो जो मैंने अभी बताया 2 फिंगर टेस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड अटैक के ऊपर हो, बहुत बड़ी गाइडलाइन जो थी, बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे दी थी जस्टिस वर्मा कमेटी ने। तो क्या है जस्टिस वर्मा कमेटी, आप एक बार पढ़ना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी की धारा 375 जो रेप के बारे में बात करती है, वो क्या है? वुमेन्स राइट चैंपियन सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने आजकल ना बहुत सारे ऐसे राइट्स पास किए हैं जिससे महिलाओं के राइट्स के लिए ना सुप्रीम कोर्ट एक चैंपियन के रूप में उभरता आ रहा है। ऐसा लग रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम पूरा ठेका उठा लिया है कि जितने महिलाओं के राइट्स है वो सबको क्या करेगा, सुरक्षित करेगा, सबको वो क्या करेगा, बचाएगा। तो उसके बारे में बताना है। जैसे सबरीमाला केस था, ठीक है, वो भी तो ऐसे ही था ना। तो ऐसे और कितने केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के फेवर में जजमेंट दी थी, वो आपको पता होना चाहिए। रिलेटेड सर्च में आपको दे रहा हूं। इसके अलावा प्रीलिम्स में दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि जो पर वेजिनम एग्जामिनेशन है ये क्या होता है, ठीक है, टू फिंगर नहीं, ये इसका साइंटिफिक नाम है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका लीगल स्टेटस क्या है, मतलब क्या ये कराना कंपलसरी है, नहीं है, कानून इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है, ये आपसे पूछा सकता है। और कोर्ट क्या कहता है इस पे, ये 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार। देव चौधरी, अब से पीडीएफ आएगी, सुन लो मेरी बात। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जैसे ही क्लास खत्म आएगी पीडीएफ आपके द्वार पे पहुंच जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों को, जो बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, इस पे जुड़ जाओ। सुमित राठी यूपीएससी, इस पे जुड़ जाओ। बाकी ये मेरी ईमेल आईडी है sumitrathi3@gmail.com, इस पे जुड़ जाओ, ठीक है। ये दोनों चीज़ है। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम पे गूगल पे सिर्फ जाके आप सर्च करो सुमित राठी सर, ठीक है, सुमित राठी सर, आपको मिल जाऊंगा, मैं ही आऊँगा। तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाओ, sumit.rathi03 से आईडी है, वहाँ पे भी इंस्टा हैंडल का नाम है sumit.rathi03, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, ठीक है। तो इससे जुड़ जाओ जाके यार, सारे के सारे बच्चे, सब के सब। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक स्टेटमेंट मैंने, एक सवाल दिया है मैंने यूपीएससी का, दिस इज द मॉडल क्वेश्चन। ये मॉडल क्वेश्चन है, यूपीएससी ने नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ। कह रहा है कि जस्टिस वर्मा कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू रिकमेंड चेंजेस टू द क्रिमिनल कोड दैट वुड अलाउ पीपल कन्विक्टेड ऑफ अ सेक्सुअल असोल्ट अगेंस्ट वुमेन टू बी ट्राइड मोर क्विकली एंड रिसीव्ड हार्श पनिशमेंट। जस्टिस वर्मा कमेटी कह रहा है कि जो क्रिमिनल कोड के अंदर में बदलाव करने के लिए बनी थी, भाई ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर में सेक्सुअल असोल्ट के चार्जेस होते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, महिलाओं को न्याय मिले, इसीलिए जो है इसको बनाया गया था। द कमिटी हैज सजेस्टेड दैट 2 finger टेस्ट विच इज यूज्ड टू मेजर द सप्लेनेस ऑफ वेजाइनल मसल्स बी डिसकंटिन्यूड। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है, ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइएगा दोस्तों क्या है। ओहो, आज तो मैं भूल ही गया था। हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। मैं भूल गया था। जल्दी बताओ इसका सही स्टेटमेंट क्या है। अरे एनसीईआरटी शुरू होगी, चिंता मत करो। स्टेटमेंट बताओ, सही स्टेटमेंट क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से। बताइए। अरे दोनों सही हैं भाई, सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों सही हैं। हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है, पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लो। मेंस के सवाल पे आते हैं। देखो मेंस में वही सवाल पूछा है कि हाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टेंटली शोन इटसेल्फ टू बी चैंपियन ऑफ द वुमेन्स राइट। मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, ये सवाल जो है ना इस साल मेंस के अंदर में पूछा जाने वाला है, ऐसा ही सवाल पूछा जाने वाला है कि किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है लगातार खुद को महिलाओं के अधिकारों में चैंपियन के रूप में दिखा रहा है कि भाई महिलाओं के अधिकार को रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं रहेगा। तो आपको बताना है कि दोस्तों कैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी इस भूमिका को निभा रहा है। मेन स्पेसिफिक सवाल है, बताना है आपको। अगली बात करते हैं दोस्तों आपका ग्लायोफोसेट की, ठीक है। तो जो ग्लायोफोसेट है ये बेसिकली एक क्या होता है दोस्तों, वीडीसाइड, छिड़काव किया जाता है इसका खेतों के अंदर में। आजकल गन्ने, वैसे इसको खरपतवार जो होती है ना उसको समाप्त करने के लिए इसको ग्लायोफोसेट को जो है इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली चाय के बागानों में हम इसको इस्तेमाल करने की अनुमति है, बट इसका बहुत ज़्यादा इलीगल यूज़ हो रहा है। यूपी के अंदर में धड़ल्ले से चल रहा है। यूपी के अंदर में जो हम गन्ना उगा रहे हैं ना,
तो गन्ने के अंदर में खरपतवार को साफ करने के लिए इसका छिड़काव हो रहा है। ग्लायोफोसेट जो है ना दोस्तों, ये 35 देशों ने इसको बैन कर रखा है। बहुत हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए भी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी। भारत में भी कई सारे राज्य थे जिन्होंने इस प्रकार की पहल ली, जैसे महाराष्ट्र ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तमिलनाडु ने। अब भारत सरकार ने जो है एक सही दिशा में पहली बार इसको मानते हुए, समझते हुए कि यार ये ग्लायोफोसेट जो है ये खतरनाक है, एक कदम तो उठाया, लेकिन सरकार ने पूरा कदम नहीं उठाया है। ये कदम भी आधा अधूरा सरकार ने उठाया है। सरकार का ये आधा अधूरा कदम क्या है मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने अभी इसका जो यूज़ है उसको लिमिट किया है कि भाई इतना ही करो, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल मत करो, लेकिन अभी भी इसको पूरी तरीके से सरकार ने समाप्त नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम दोस्तों किसकी, ग्लायोफोसेट की। सो व्हाई इंडिया शुड बैन नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ डेंजरस वीडिसाइड ग्लायोफोसेट। कह रहा क्यों भारत को जो ग्लायोफोसेट है उसको ना केवल बैन करना चाहिए बल्कि रेगुलेट करना चाहिए। अभी हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया इसके यूज़ को, बल्कि हमें उसको बैन कर देना चाहिए। तो ये आपका था, ये लंबी डिमांड रही है सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्ट की कि ग्लायोफोसेट जो है उसको बैन करो भाई, ठीक है, लेकिन अभी तक ये जो है वो सुना ही नहीं। ये एक वीडिसाइड्स है, जैसे खेत के अंदर में फसल के अलावा जो खरपतवार उगाती है ना, उसको नष्ट ही करता है। तो इससे संबंधित मुद्दा है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। जीएस पेपर 2 और 3 से है, क्योंकि देखो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, तो इशू रिलेटेड तो हेल्थ है ही, साथ साथ में एनवायरमेंट, पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन से संबंधित है। इंडियन गवर्नमेंट इज फाइनली सेटिस्फाइड फॉर्मली दैट यूज ऑफ ग्लायोफोसेट इज वाइडली यूज्ड वीडिसाइड। इट इन्वॉल्व्स हेल्थ हैजार्डस फॉर द वुमेन, द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स। भारत सरकार अंततः औपचारिक रूप से संतुष्ट है कि ग्लायोफोसेट का उपयोग व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला खरपतवारनाशी मानव और जानवरों दोनों के स्वास्थ्य के लिए क्या है, खतरा है। हाउएवर द यूज इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉट बैन्ड। लेकिन फिर भी आज भी हम इसका जो यूज कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड यूज कर रहे हैं, हमने इसको अभी भी पूरी तरीके से बैन नहीं किया है। बैकग्राउंड में बता दूं थोड़ा इसका। अभी कुछ दिन पहले मैंने की बात करें हम 21 अक्टूबर को, हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ना, उसने कहा है कि इसका ग्लायोफोसेट का रिस्ट्रिक्टेड यूज़ होना चाहिए। उसने क्या कहा है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इसका ना ग्लायोफोसेट जो है इसका रिस्ट्रिक्टेड यूज़ होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बहुत बात बोला है। उन्होंने कहा है कि जो हर्बिसाइड है जो खरपतवार को नाश करता है, इसके हेल्थ हैजार्डस हैं, ये आदमी और पशुओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। इसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी सरकार ने बनाई थी, और साथ ही साथ में कंसल्ट किया है सरकार ने किसने, रजिस्ट्रेशन कमेटी, जिसको हमने इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत बनाया था। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत में जो अलग अलग इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमने इसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई थी, ठीक है, क्योंकि केरल सरकार ने जो है इसकी मांग की थी। केरल सरकार ने इसके ऊपर एक डोजियर जो है दिया था, केरल सरकार ने केंद्र सरकार को, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने और रजिस्ट्रेशन कमेटी ने आपस में सलाह मशवरा किया, तब जाके इस कंक्लूजन पे आए हैं कि यार ये तो खराब है स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी, आदमी के स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए भी, तो इसीलिए इसको क्या कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए इसको। तो इसीलिए अभी इसका यूज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, आपको सबको ये मिलेगा नहीं ग्लायोफोसेट का, और सरकार इस पर निगरानी रखेगी। नॉर्थ ईस्ट में जो चाय के बागान है बेसिकली, वहां पर इसका इस्तेमाल करना आज भी क्या है दोस्तों, लीगल है। ओनली अथोराइज पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर आर अलाउड टू इट, यूज टू इट। केवल और केवल, और ये भी कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये भी मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली जो टी बागान है, टी स्टेट की बात कर रहा हूँ। द नोटिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन 2019 रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला ऑन प्रोहिबिटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ द ग्लायोफोसेट एंड इट्स डेरिवेटिव। अधिसूचना केरल सरकार द्वारा ग्लायोफोसेट और इसके डेरिवेटिव के वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने पर 2019 की एक रिपोर्ट पर आधारित है। मैंने बताया ना 2019 के अंदर में केरल सरकार ने इस पर एक रिपोर्ट दी थी केंद्र सरकार को। उसके बाद केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है उनके बीच में बैठक होती है, बातचीत होती है, और फिर इस फैसले पे आते हैं कि इसका यूज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। केरल सरकार ने तो ये कहा था कि इसको बैन कर दो, बंद कर दो, बट बैन अभी भी नहीं है। याद रखना ग्लायोफोसेट अभी भी बैन नहीं है। कह रहा है कि कुछ 35 कंट्री हैं जिन्होंने ऑलरेडी ग्लायोफोसेट को बैन कर रखा है। इसमें श्रीलंका, नीदरलैंड, फ्रांस, कोलंबिया, कनाडा, इजराइल, अर्जेंटीना, इन सब का नाम आता है। अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने इसी प्रकार के कदम उठाए थे, परंतु वो फेल हो गए, वो नहीं कर पाए। अब ग्लायोफोसेट है क्या, इस मुद्दे पे आते हैं। सर ये क्या है, वास्तविकता में एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, जो खेत के अंदर में फसल के अलावा जो चीज़ उगाती हैं ये उसको मारता है।
यूजुअली केमिकल फॉर किलिंग्स ऑफ इनहेबिटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। तो ये केमिकल्स है जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको किल करता है, उनको खेत में नहीं उगने देता। इसका साइंटिफिक नाम जो है वो एन आपका फोस्फोनोमिथाइल है, एन फोस्फोनोमिथाइल आपका ग्लाइसिन, ये इसका पूरा साइंटिफिक नेम है, एन फोस्फोनोमिथाइल ग्लाइसिन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC के अंदर इसका ये नाम है, ठीक है, ये इसका नाम साइंटिफिक नाम है इसका। इसका यूज़ कहाँ होता है तो मैं अभी बताया दोस्तों, भारत के अंदर जो टी क्रॉप्स है ना, चाय की फसल, उसके अंदर में और कुछ नॉन टी क्रॉप्स एरिया के अंदर में जो वीड्स होती हैं हमारी खरपतवार, उसके कंट्रोल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आप बात करो तो असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, यहाँ पर कुछ मेजर टी प्लांटेशन स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें इसका उपयोग हम करते हैं। ग्लायोफोसेट का जो कंजम्पशन है दोस्तों वो डेटा कुछ और ही दिखाता है। हमने कहाँ बोला, हमने बोला टी वाले एरिया में जहाँ चाय होती है, तो भाई असम में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो तो पता चल रहा है हमें, वेस्ट बंगाल में होता है तो पता चलता है हमें, कोई बात नहीं भाई वो चाय के बागानों में हो रहा है, तमिलनाडु में हो तो भी पता चल रहा है, केरल में हो तो भी पता चल रहा है, क्योंकि हम सोचेंगे चाय के खेतों में हो रहा है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं और ही हो रहा है। इसका इस्तेमाल जो है वो कहीं और पे हो रहा है। सरकार भी चौंक गई, भैया क्या डेटा आया। इसका जो हाईएस्ट इस्तेमाल है ग्लाइफोसेट का दोस्तों, अगर हम बात करें, वो उत्तर प्रदेश में हुआ है 2020-21 में। उत्तर प्रदेश में पूरा ग्लाइफोसेट जो भारत में इस्तेमाल हुआ है उसका 89% कहाँ पे यूज़ हुआ है ओवरऑल कंजम्पशन का, आपका उत्तर प्रदेश के अंदर में। उसके बाद गुजरात में 2.9%, जम्मू एंड कश्मीर में 2.6%, तमिलनाडु में 2%, असम में 1.6%, मध्य प्रदेश में 0.9% एंड अदर्स। अब इसके पीछे चिंता क्या है, कंसर्न क्या है दोस्तों, कह रहा है कि हेल्थ इंपैक्ट जो है ना ग्लाइफोसेट के, उनके वो बहुत हैं। इससे हेल्थ संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैंसर से लेकर जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो खराब हो सकता है, नपुंसक हो सकते हो, बांझपन आ सकता है, टॉक्सिटी, आपकी जो न्यूरोटॉक्सिटी है वो डेवलप हो सकती है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो टॉक्सिक हो सकता है। इसके अंदर में सिम्टम्स क्या क्या है सर, इरिटेशन होता है, ठीक है, खुजली होगी, स्वेलिंग आ जाएगी, स्किन आपकी बर्न होगी, ओरल एंड नेजल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ब्लड विजन, ये सारे क्या हैं दोस्तों मुद्दे हैं। लक्षणों में जलन, सूजन, त्वचा में जलन, मुंह और नाक की परेशानी, ठीक है, स्वाद न आना, धुंधली दृष्टि, ये सब इसके क्या हैं दोस्तों, कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो इसमें दिखते हैं। अलाउिंग कंटिन्यू यूज टू ग्लाइफोसेट इन इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स। इसके बाद क्या होगा, अगर लगातार इसका इस्तेमाल होता रहा ना, अब जब ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती है ना तो एक टाइम के बाद में वो जो खरपतवार का पौधा है ना वो भी कहता है कि अब तू डाल ले भाई, मैं मरने वाला नहीं हूँ, वो भी ढीट हो जाता है एकदम, जो टॉलरेंट क्रॉप्स जो है वो उगने लग जाती हैं। तो अगर ऐसे ही हुआ तो फिर एक दिन क्या होगा दोस्तों, वो जो हर्बिसाइड्स हैं वो इससे टॉलरेंट हो जाएंगी, फिर उसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस विल एंडेंजर्ड द एग्रोलॉजिकल नेचर ऑफ इंडिया। ये लोगों, जानवरों और पर्यावरण पर विषाक्त प्रभाव फैलाने के अलावा भारतीय खेती की प्रकृति, कृषि संबंधी प्रकृति को भी क्या कर देगा दोस्तों, खतरे में डाल देगा। ये सारे क्या है दोस्तों, इससे प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च। रिलेटेड सर्च में सबसे पहला मुद्दा जो है दोस्तों, आप पढ़िए हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, कितनी वेराइटीज होती हैं हर्बिसाइड्स की, जो खरपतवार नाशी है क्या होते हैं, कितनी वेराइटी होती है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कितनी वेराइटी होती है। पेस्टिसाइड्स एक्ट 1968 क्या है, क्या कहता है पेस्टिसाइड एक्ट 1968, ये आपको बात बतानी है मुझे, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करता हूं प्रीलिम्स के लिए, तो आपको बताना है ग्लाइफोसेट के बारे में, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसके एनवायरनमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो ये मुद्दे आपसे प्रीलिम्स के अंदर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 2019 के अंदर में पूछा हुआ सवाल है, सवाल समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। मुद्दा है ग्लाइफोसेट का। 2019 में देखो ऐसा सवाल पूछा गया था जो इस बार अब ग्लाइफोसेट न्यूज में है तो पूछा जा सकता है आपसे। 2019 में सवाल था कि भारत के अंदर में हम आपका कार्बोफुरान, मिथाइल पैराथोइन, उसके बाद में फोरेट और आपका ट्रायाजोफस, इनके संबंध में कुछ चिंताएं हैं। ये केमिकल्स किसके लिए यूज होते हैं 2019 में पूछा था। कह रहा पेस्टिसाइड्स हैं। दूसरा बोला कि दे आर प्रिजर्वेटिव्स इन द प्रोसेस फूड, जो प्रोसेस फूड्स होता है उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर कह रहा था कि फलों को पकाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तीसरा कह रहा था मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, कॉस्मेटिक्स के अंदर जो क्रीम बनती है उसके अंदर में मॉइस्चराइजर के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये बातें आप बताइए। तो आपको बताना था, ये 2019 का सवाल था, तो बताइए यूपीएससी के सवाल कैसे आते हैं दोस्तों, कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं।
गाइस एक रिक्वेस्ट है यार, देखो 1000 लाइक होने चाहिए यार। ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सभी बच्चों से 1000 लाइक अभी होने चाहिए क्लास खत्म होने से पहले। ठीक है, घर में 1-2 फ़ोन और होंगे यार, उठा के फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार। और शेयर भी नहीं कर रहे हो आप दोस्तों, एक बार शेयर करना भी बनता है यार आपका। चलिए, सवाल था तो कृषि में कीटनाशक के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नैनोशीट बेस्ड एनोड लिथियम आयन बैटरी। देखो यार, आजकल हम इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं वाहन इलेक्ट्रिक हो, हमारा जो मोबिलिटी है वो प्रदूषण रहित हो, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता है, इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन लिथियम आयन जो बैटरी है ना, उनमें कई सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, कई बैटरी ऐसी हैं जो आग पकड़ लेती हैं। कुछ बैटरी ऐसी हैं कि कुछ टाइम, आपने देखा ना, जैसे फ़ोन की बैटरी भी होती है ना, तो कुछ टाइम चार्जिंग के बाद में वो क्या होता है दोस्तों, चार्ज होती है, तो हो क्या रहा है दोस्तों, बेसिकली जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, वो कई प्रकार की बैटरीज हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्या आ रही है। स्कूटर्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर में आग लग जाती है ना। कई ऐसे तो फ़ोन में भी देखा होगा ना आपने, कि फ़ोन आप चार्ज करते हो, कुछ दिनों के बाद में फ़ोन की चार्जिंग जो है वो कम होती है, फ़ोन उतना चार्ज नहीं हो पाता, कई सारी प्रॉब्लम आती है ना। अब इन्हीं से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों, अभी इंडिया और आईआईटी के एक छात्र, आईआईटी वालों ने और जापान वालों ने ना एक मिलके एक नुस्खा निकाला है। तो इससे क्या होगा, एक तो बैटरी जल्दी चार्ज भी हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे बड़ा पंगा क्या है, चार्जिंग वाली दिक्कत है कि चार्ज लेट होती है, चार्ज जल्दी होनी चाहिए। प्लस दूसरी बात क्या है, जब बार बार आप चार्ज करोगे, एक दिन के बाद क्या होगा, जो उसका अंदर का माल है ना बैटरी का, वो कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर वो बैटरी जो है उतनी अच्छे से चार्ज नहीं होगी।
तो ये मुद्दे होते हैं, कहीं में किसी में कुछ प्रॉब्लम, किसी में कुछ प्रॉब्लम, तो उसका एक समाधान निकाला है और ये समाधान जो है ये लैब से आपका इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट हो सकता है और बहुत अच्छा, बहुत मतलब फ़ायदा है इसका। तो ये थोड़ा सा बात करते हैं, बिकॉज इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, डाउन टू अर्थ में आया हुआ है दोस्तों ये, मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये मुद्दा जो है ना आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बात कर रहे हैं, तो ये दोस्तों ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो नैनोशीट बेस्ड एनोड लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, न्यू मटेरियल में होल्ड प्रॉमिस फॉर मोर एफिशिएंट लिथियम आयन बैटरीज, कह रहा है जो अभी नया मटेरियल हमने खोज किया है ना, तो इससे दोस्तों कह रहा है कि ज़्यादा एफिशिएंट हमारी लिथियम आयन बैटरी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी। रिसर्चर फ्रॉम IIT गांधीनगर एंड जापान एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नए एनोड मटेरियल को डिस्कवर किया है। किसी भी बैटरी में एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। एनोड और कैथोड आपस में जुड़ी होती है। एनोड से जो है आयन निकल के कैथोड की तरफ जाते हैं, तब करंट आपका बनता है। ये बेसिक साइंस है दोस्तों, 5वीं 6वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो एनोड जो है ना, उससे लिथियम आयन जो है वो निकल के कैथोड की तरफ जाते हैं और ये पूरा जो साइकिल है चलता है। अब एनोड किस प्रकार की इस्तेमाल हो, इस पर एक बड़ा सवाल था। हम 3-4 प्रकार की एनोड इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट की एनोड इस्तेमाल करते हैं, बट उसमें आग लग जाती है। चार्जिंग भी वो जल्दी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बट ग्रेफाइट वाली में क्या होती है, आग लग जाती है, ठीक है। दूसरी जो आग नहीं लगती, फिर वो चार्जिंग कम होती है, कुछ टाइम के बाद तुम चार्ज लगाओ, उसके बाद वो चार्ज नहीं होती, बैटरी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन जो हमने नैनोशीट के द्वारा जो ये तैयार किया है, ठीक है, इससे माना जा रहा है दोस्तों कि इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, आग वाग भी नहीं लगेगी, सेफ भी है। तो ये नया नुस्खा जो है ये बहुत सस्टेनेबल होने वाला है इस इंडस्ट्री में। द इनोवेशन हैज़ पोटेंशियल फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम लैब टू रियल लाइफ एप्लीकेशन, कह रहा है इसका बहुत अच्छा एक आप वास्तविक जीवन में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक 2 डायमेंशन का एनोड मटेरियल है दोस्तों। इसको डेवलप किया गया है यूजिंग नैनोशीट एंड दिस नैनोशीट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टाइटेनियम डाइकार्बाइड, ठीक है। ये जो नैनोशीट हम किससे बना रहे हैं, टाइटेनियम डाइबोराइड, टाइटेनियम डाइबोराइड की एनोड बनाएंगे हम। इतना याद रखो, ये टाइटेनियम डाइबोराइड की नैनोशीट है जिसको हम एनोड के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। It will resemble as a stack of sandwich where metal molecules exist between the layer of boron, ठीक है। सैंडविच नहीं बनाते हैं, 2 ब्रेड के पैकेट रख के, वो रख के बीच में हम कुछ डाल लेते हैं, तो ऐसा ही है ये, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, 2 हमारे पास बोरोन की लेयर है, उसके बीच में हमने मेटल मॉलिक्यूल्स को स्टैक किया है, ठीक है। इस प्रकार से हमने एनोड जो है वो बनाई है। अब हम कई प्रकार की एनोड इस्तेमाल करते हैं लिथियम आयन बैटरी के अंदर में। लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो एनोड मटेरियल होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है, ठीक है। फिर हम इसको कैथोड टर्मिनल से जोड़ते हैं और उसी से आपकी लिथियम आयन बैटरी के अंदर में पूरा सेल बनता है और करंट प्रभाव होता है। ये जो एनोड मटेरियल है ना लिथियम आयन बैटरीज का दोस्तों, ठीक है, इट एनेबल लिथियम आयन, जो लिथियम आयन है वो यहाँ से निकल के कैथोड की तरफ जाता है। तो कह रहा है कि इट एनेबल द लिथियम आयन इंटरकैलेशन और डी इंटरकैलेशन ड्यूरिंग द बैटरी डिस्चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल। अब हम कई प्रकार की जो है एनोड यूज़ करते हैं। पहली है जैसे हमारे पास ग्रेफाइट की एनोड, हम पहला ग्रेफाइट के एनोड यूज़ करते हैं। तो ग्रेफाइट के एनोड जो है हम बात कर रहे हैं दोस्तों लिथियम आयन बैटरी के अंदर, जो है ये बहुत एक्सट्रीमली एनर्जी डेंस है, मतलब इसे बहुत जल्दी चार्जिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल को 100 किलोमीटर चला सकती है। एक बार चार्ज करोगे जो आपका जो व्हीकल है 100 किलोमीटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाउएवर इट हैज़ इट्स चैलेंजेस ऑन द सेफ्टी फ्रंट, लेकिन सेफ्टी में इसकी भी प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। इसमें आग लग जाती है, किसमें मैं कह रहा हूँ मैं, ग्रेफाइट एनोड के अंदर इसमें आग लग जाती है। वैसे बढ़िया है, चार्ज भी जल्दी होगी और एक बार जब तुम चार्ज कर लोगे तो एक बार चार्ज में चले लंबा ठीक है, एक बार चार्ज कर लोगे तो लंबी चलेगी ये, ठीक है। क्या चलेगी, लंबी चलेगी, ये कह रहा है। बट इसमें अपने प्रॉब्लम है, क्या है दोस्तों, इसमें आग लग सकती है, इसमें फायर हैजार्डस जो है इसके अंदर में वो है। दूसरा कह रहा है लिथियम आपका टाइटेनेट एनोड। लिथियम टाइटेनेट एनोड जो है दोस्तों ये सेफर है, ठीक है, इसके अंदर आग वाग नहीं लगती और इसी को आजकल हम इस्तेमाल में ज़्यादा लेके आते हैं। बट इसकी लोअर एनर्जी डेंसिटी है। लोअर एनर्जी डेंसिटी का मतलब एक तो चार्ज में बहुत देर में होती है, धीरे चार्ज होती है, ठीक है, और साथ साथ में इसको फ्रीक्वेंट चार्जिंग चाहिए। अब बार बार इसको चार्ज करना पड़ता है, एक चार्जिंग में ज़्यादा दूर नहीं चलती। कौन सी, लिथियम आपका टाइटेनेट एनोड। तो लिथियम टाइटेनेट एनोड जो है वो भी ज़्यादा जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अच्छी नहीं है। अब तीसरी जो हमने अभी बनाई है, जो अल्टरनेट है हमारा, वो क्या है दोस्तों, वो है नैनोशीट बेस्ड एनोड, जो हमने IIT गांधीनगर और जापान का जो इंस्टीट्यूट है उसने मिलकर तैयार की है। ये कह रहा है कि इससे आगे भविष्य के अंदर ना
जो हमारी बैटरी है वो अल्ट्रा फास्ट चार्ज होंगी, एकदम तुरंत झटके से वो चार्ज हो जाएंगी। चार्जिंग के अंदर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी से वो चार्ज होंगी। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग जो है उनकी हो पाएगी, साथ ही साथ में सेफ भी होंगी। और आप 10,000 बार भी चार्ज कर लोगे ना इसको फुल, उसके बाद में भी इनकी बैटरी लाइफ 80% रहेगी, मतलब आप लंबी बैटरी लाइफ इनकी चलेगी, ये बात ये कह रहा है। लिथियम आयन बैटरी एनेबल्ड बाय नैनोशीट बेस्ड एनोड मटेरियल, दे हैव एज एज दे आर ऑफर अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। साथ साथ में इनका लाइफ साइकिल जो होगा वो भी क्या होगा, लॉन्ग होगा। एनर्जी डेंसिटी भी इनकी ज़्यादा होती है। जो इनका प्लेनर नेचर और इनकी केमिस्ट्री जो होती है उससे क्या होता है दोस्तों, आपका ज़्यादा लिथियम आयन इसके अंदर कैच होते हैं और जो पोर है उनमें भी बेटर डिफ्यूजन होता रहता है। ये टेक्निकल चीज़ें आपको ध्यान देना। इनका डिग्रेडेशन भी नहीं होता, जंग भी नहीं होता, कोरोजन भी नहीं लगता इसमें, क्योंकि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो ये है आपका। सो एक नई प्रॉमिस है दोस्तों लिथियम आयन बैटरी के अंदर में। लिथियम आयन बैटरी के अंदर एक नया एरा जो है उसकी शुरुआत हो सकती है। नैनो शीट बेस्ड एनोड लिथियम आयन बैटरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो नए मटेरियल की जो है खोज हुई है ताकि लिथियम आयन बैटरी जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके अंदर में नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं आपका, वो करेंगे इंडिया वाटर वीक 2022। तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं अभी आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर में ना, और उत्तर प्रदेश के अंदर में जब ये आई थी तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में ड्रोन उड़ाना बंद कर दिया था। ये जब आई थी ड्रोन नहीं उड़ा सकते, गाइडलाइन आई थी सरकार की। तो जो इंडिया वाटर वीक है, वैसे हम ये हर साल मनाते हैं, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके द्वारा इसको बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। पानी से संबंधित मुद्दों के ऊपर में हम चर्चा करते हैं कि पानी का मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, ये सारे मुद्दे हम इसके अंदर में क्या करते हैं, चर्चा में लाते हैं। सो इंडिया वाटर वीक 2022, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट 7th इंडिया वाटर वीक। तो भारत के राष्ट्रपति ने 7वां इंडिया वाटर वीक जो है उसको इनॉग्रेट किया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 7th इंडिया वाटर वीक टुडे एट द इंडिया एक्सपो सेंटर इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इस बार का थीम क्या है दोस्तों, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। ठीक है, ये इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों। पीडीएफ कई बच्चे बोल रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया दोस्तों। देखो टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है ऊपर कमेंट बॉक्स में, मैंने पिन किया हुआ है। एक बार जाके प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। पीडीएफ तुरंत क्लास के बाद वहीं मिल जाएगी आपको। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, डिटेल में बात करता हूँ। तो ये जो वाटर वीक है ये 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक चलता है। ये फंक्शन जो है इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा ये फंक्शन जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, ये एफर्ट है टू रेज द अवेयरनेस एंड कंजर्व एंड यूज वाटर रिसोर्सेज इन इंटीग्रेटेड मैनर। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जागरूकता बढ़ाने और एकीकृत तरीके से जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के प्रयास में समारोह को आयोजित किया जाता है। हर साल हम करते हैं। दिस प्लेटफॉर्म जो है इट विल बी यूज टू इलिसिट आइडियाज एंड ओपिनियन फ्रॉम ग्लोबल लेवल डिसीजन मेकर्स, पॉलिटिशियन, रिसर्चर एंड एंटरप्रेन्योर्स। इसके अंदर में दुनिया भर के लोग आते हैं। ठीक है, राजनेता, शोधकर्ता अपने अपने विचार रखते हैं। डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड जो है ये हमारे पार्टनर कंट्री होंगे इस बार के वाटर वीक के लिए। 7वें वाटर वीक के लिए डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड जो है हमारे क्या होंगे, पार्टनर देश होंगे। अगला जो है दोस्तों इसमें हम बात कर रहे हैं कांसो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। आपको पता है जैसे हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसमें ATS होते हैं ना, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। यार दोस्तों वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो आप, प्लीज़ वीडियो लाइक करो यार, सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सचिन को यार, थैंक यू। एक बार शेयर कर दो यार, शेयर करने का कष्ट करें एक बार प्लीज़ दोस्तों। अरे डेली होगी चौधरी जी, डेली क्लास नहीं रुकेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है भाई, पहले भी क्लास होती थी। एक बात बताओ, क्या पहले मैं पढ़ाता नहीं था? अब जब तुम्हें बिना मतलब में यार रोज़ का डंडा रहेगा, ठीक है, उल्टी सीधी बातें रहेंगी, तो फिर कहाँ से पढ़ा पाओगे तुम? पढ़ाने के लिए शांति चाहिए होती, शांति वो नहीं थी, तो हम अपनी शांति अब खुद बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, कांसो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में आपको बता दूं, जो एशिया पैसिफिक की जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के डिपार्टमेंट वाले लोग हैं ना, तो उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है भारत के अंदर में। ठीक है,
और इसको होस्ट कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एएआई भारत के अंदर एयरपोर्ट को मैनेज करता है जितने भी हैं, साथ साथ में भारत में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं वो सर्विस सारी यही प्रोवाइड करता है। तो चलिए बात करते हैं। देखो ये आज के इसमें आया हुआ है, ठीक है, आपको देखोगे पीआईबी के अंदर में टॉपिक आया हुआ है, कह रहा है गोवा इज होस्टिंग द 3-day सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कांसो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 1 to 3 नवंबर 2022। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज होस्टिंग दिस ईयर इवेंट। भारत का जो आपका विमान पतन प्राधिकरण है वो इस बार का क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। इसकी थीम क्या है, थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट, रीजनल एंड अकम्प्लिश लोकल। वैश्विक सोचो, क्षेत्रीय सहयोग करो और लोकल चीज़ों को आप अकम्प्लिश करो। 3 दिन का इवेंट है दोस्तों, दुनिया भर के लोग इसमें आए हैं एशिया पैसिफिक रीजन से। ये क्या करेंगे, बैठेंगे, मिलके बातचीत करेंगे, चाय पानी पियेंगे। दे विल डेलिब्रेट एंड डिस्कस, कोलैबोरेट ऑन द की इशू दैट विल हेल्प शेप द फ्यूचर ऑफ एशिया एविएशन। एशिया का जो भविष्य है एविएशन के अंदर में, ठीक है, उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दिस इंडस्ट्रीज एंड टर्न्स द कंप्लीट एयर ट्रैफिक सिस्टम ग्लोबल काउंसिल विजन्स फॉर द स्काईज ऑफ 2045 इनटू अ रियलिटी। Conferences also cover digitization automations as the key enablers in delivering कांसो vision for future sky। सम्मेलन में भविष्य के आसमान के लिए कांसो के दृष्टिकोण को वितरित करने में प्रमुख सक्षमता के रूप में डिजिटलीकरण और स्वचालनता को भी शामिल किया गया है। Delegate will also be able to view first hand some of the cutting edge technology that will help to modernize air traffic management in the region। इसके जो मेंबर हैं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कांसो। कांसो एक की फुल फॉर्म है सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्लोबल वॉइस है दोस्तों एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की। जो जहाज आते हैं ना उनको सिग्नल दिखाता है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये बेसिकली उसकी ग्लोबल वॉइस है, उसका एक ग्रुप है दोस्तों जो हमारे स्काई आसमान का जो है भविष्य शेप कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन लुक्स ऑन ग्लोबल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट परफॉर्मेंस बाय कनेक्टिंग द इंडस्ट्री टू शेयर नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड इनोवेशन। कह रहा है संगठन ज्ञान, विशेषज्ञता और नवाचार को साझा करने के लिए उद्योग को जोड़कर वैश्विक वायु यातायात प्रबंधन को प्रदर्शन करता है। इसके मेंबर पूरी दुनिया के अंदर में जो 90% एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, साथ साथ में एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर है, एयर स्पेस यूज़र है, वो सब इसके अंदर आते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंने बताया भारत के अंदर नेविगेशन यही देती हैं। साथ साथ में भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं, ठीक है, 133 एयरपोर्ट हैं जिसमें से 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 78 डोमेस्टिक और एयरपोर्ट है, 10 कस्टम एयरपोर्ट है और 21 सिविल एनक्लेव्स हैं। सबको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही मैनेज करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों जीएसटी कलेक्शन। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़ गया है, ठीक है, सरकार बड़ी खुश है। सरकार कह रही है कि ओहो मज़ा आ गया, इस साल में अप्रैल के बाद दूसरा महीना आया है जिसके अंदर में जीएसटी कलेक्शन इतना ज़्यादा हमें देखने को मिला है, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन में एकदम बल्ले बल्ले यहाँ पे हो गई है, सरकार बड़ी खुश है। और इसका कारण बताया जा रहा है कि जो फेस्टिव सीज़न है ना, वो इसका कारण बताया जा रहा है कि फेस्टिविटी की वजह से, फेस्टिवल सीजन की वजह से ये सब देखने को मिला है कि जो ये जीएसटी कलेक्शन जो है वो इस प्रकार से आपका बढ़ा है। तो जीएसटी कलेक्शन इन अक्टूबर सेकंड हाईएस्ट एवर कॉज सिग्निफिकेंस। क्या कारण है, तो जीएसटी टैक्स जो है दोस्तों इसका कलेक्शन लगभग 1,51,718 करोड़ हो गया दोस्तों अक्टूबर के अंदर में, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट है, मैंने बताया जुलाई 2017 के बाद में सेकंड हाईएस्ट था दोस्तों ये आपका, सॉरी ये अप्रैल के बाद में दूसरा, इसी साल का दूसरा हाईएस्ट है ये। जब से हमने ये जो जीएसटी का सिस्टम रोल आउट किया है ना, तो सबसे हाईएस्ट तो हमने अप्रैल में गैदर किया था और ये अब किया था। इससे सिग्निफिकेंस ये निकल के आ रहा है कि एक तो हम रिकवर कर रहे हैं कोरोना के पैंडेमिक के बाद, दूसरा क्या है, जब जीएसटी सिस्टम हमने रोल आउट किया तो इसमें बहुत सारे ग्लिच थे, कमियां थी, तो वो दूर हो गई है। अब ये पता चल रहा है कि हाँ कमियां दूर हो गई हैं और सिस्टम अभी स्मूथ हो गया है, तो ये बातें हमें पता चल रही हैं। डिटेल बात करते हैं। इवन दो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ इन अप्रैल 2022, ठीक है, 2022 में थी और इस बार इस सेकंड है दोस्तों। भारत, इसके कारण बताए जा रहे हैं, भारत में महंगाई ज़्यादा थी, रिटेल प्राइस ज़्यादा थे और लोगों ने बहुत सारे वस्तुएं खरीदी है। फेस्टिव सीज़न था ना, त्यौहार का सीज़न था, और हो सकता है अगला जो महीना आएगा, इस महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें भी उछाल देखने को मिले, क्योंकि दिवाली थी तो ऑब्वियस ही बात है फेस्टिवल में जो है लोगों ने खरीदारी खूब की है, ठीक है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि जीएसटी रेवेन्यू इसलिए पिक हुआ है क्योंकि फेस्टिव सीजन था। 12 राज्य और यूनियन टेरिटरी के अंदर में हायर देन 20% ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन के अंदर में रजिस्टर की गई है। दूसरा यार ये भी पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है वो बढ़िया हो गया और उसी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। सरकार का जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है ना वो भी बेहतर हो गया है, ये भी हमें पता चल पा रहा है। तो दोस्तों यार
PDF की बात जहाँ तक मैं करूँ तो हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me/सुमित राठी UPSC, ठीक है। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लो जिसने नहीं कर रखा, ठीक है। ये टेलीग्राम है। दूसरा इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ो यार। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको sumit.rathi03 ये मेरा इंस्टा हैंडल है, जाके फॉलो कर लो। इसके अलावा मेरी मेल आईडी अगर मैं बात करूं तो मेल आईडी ये है, अगर आपको कोई संपर्क साधना है तो यहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं sumitrathi3@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आज का करंट अफेयर समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है। और कुछ नहीं है, वो ऑफ़र वाली बात नहीं है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। आज का करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा बच्चों, ठीक है। देखो यार, सपोर्ट देना। आपने देखो लगातार मुझे प्यार दिया है अपना, ठीक है। पहले दिन से, डे फर्स्ट से मैं बड़ा खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। शायद ही इतना प्यार, इतना प्रेम आपने किसी और को दिया हो, बट मुझे मिला है। मैं क्यों झूठ बोलूँ यार इस बात पे। तो मैं चाहता हूँ यार आपका ये प्रेम और ये जो इस प्रकार का जो स्नेह है मेरे साथ बना रहे। मैं पूरे प्रयास रखूँगा, ठीक है। तो शाम में हम एक क्लास करेंगे आपकी ज्योग्राफी की। बेसिकली NCERT बहुत जल्दी दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको बता के प्रॉपर उसको लॉन्च करेंगे। बट आज SCO जो है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका जो मैप से पूरा का पूरा एनालाइज मैं आपको उसका कराऊंगा, ठीक है। मैप का पूरा एनालिसिस, जितनी भी चीज़ें हमारी होंगी ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव की, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू की, उनको हम सब के मैपिंग सेक्शन के माध्यम से हम उसको शाम में देखेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट मैप के द्वारा उसको देखेंगे, इसी चैनल पे होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और यार सब तक पहुंचा दो। मैंने कहा था 1000 लाइक होने चाहिए क्लास ख़त्म होने तक, पर कोई बात नहीं, आप जितना दोगे हम उतने में खुश हैं। बट फिर भी यार, घर में 3-4 फ़ोन होंगे यार, दबा के लाइक करो यार, ठीक है। लाइक और शेयर की बात है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ ये अच्छा कंटेंट, फ्री कंटेंट हर भारत के ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँचे, और इस बार हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। नाउ ऑन दिस नोट दोस्तों, वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर दोस्तों, और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं दोस्तों आज फिर क्लास से। कई सारे सरप्राइज़ हैं मेरे पास। कल क्विज़ भी आपकी आ जाएगी, उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी, NCERT की हिस्ट्री, इन सब की NCERT करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दूंगा। प्रॉपर एक एक चीज़ मैं करके आपका लॉन्च कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आ रही है, मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत जल्दी अपने साथ में, आप लोगों ने नाम भी बताए हैं, ठीक है। उनमें से कुछ लोग जो है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी, वेरी सून, ठीक है। कुछ नहीं तो एक आदमी तो कंफर्म है, बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे वो। और मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका रिज़ल्ट ही एकमात्र यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, लक्ष्य होगा, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मैंने अपना काम कर दिया दोस्तों, अब आपका काम है, ठीक है। अब आप कहाँ पहुँचाते हो, कहाँ नहीं पहुँचाते। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आपने खूब प्यार दिया है। पहले एक चैनल था, उसको आपने 1 मिलियन तक पहुंचाया। जब तक मैं था तब तक उस चैनल की खूब ग्रोथ हुई है। उसके बाद एक दूसरा चैनल जो आपने 3-4 चैनल पे और प्यार दिया मुझे। परंतु इस बार जो है ये एक मतलब अंतिम पड़ाव है, ठीक है। ये अपनी चीज़ है, ये अपना पर्सनल चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ इस पर भी आपका प्यार और स्नेह जो है वो मेरे साथ बना रहे। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऑन दिस नोट, कोई गलती हुई तो भूल चूक में यार माफ़ करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।